गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डील करेंगे दैट इज कॉल्ड रूफ ट्रस। यहाँ से आपके एसएससी जेईई में काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। अब इस रूफ ट्रस के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है जो कि डायग्राम में मैंने बहुत अच्छे से मेंशन किया है और इसमें आपको अलग अलग टॉपिक को पढ़ना है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ मार्क किया जैसे पर्लिन, तो पर्लिन का एक टॉपिक आपका है जो सेपरेट एग्जाम में पूछा जाता है। पर्लिन की डिजाइनिंग क्या होती है, पर्लिन में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकल के आते हैं तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। तो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे कि पर्लिन क्या होता है, उसके अलावा सैग रॉड के बारे में डील करेंगे, उसके अलावा कुछ रूफ ट्रस के कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इसका जो मेन पार्ट है जैसे ब्रेशिंग होता है तो ब्रेशिंग को भी हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो इस डायग्राम से तो पहले ब्रॉड टर्म में समझ लेते हैं कि कहानी क्या है और उसके बाद में हम चीज़ों को सेपरेटली पढ़ेंगे। मतलब ब्रेशिंग को मतलब क्या होता है, ब्रेशिंग हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या इसका फायदा रहता है, तो इसको हम लोग देखेंगे सेपरेटली। उसके अलावा सेपरेटली हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द पर्लिन, पर्लिन की डिजाइनिंग देखेंगे। उसके अलावा हम लोग सैग रॉड के बारे में भी देखेंगे और उसके अलावा यहाँ पे आपका जैसे आ जाता है क्या नाम है आपका गर्ट है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, हालांकि मैंने गर्ट के बारे में पहले भी बता रखा है। उसके अलावा प्रिंसिपल, टाइज, स्टड और सबके बारे में देखने वाले हैं। अब ये समझ लो पहले कि रूफ ट्रस का यूज हम लोग क्यों करते हैं, जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ऐसा मुझे लगा कि रूफ ट्रस बनाना चाहिए। देखिए रूफ ट्रस की जरूरत तब पड़ती है जब आपको कहीं पे ओपनिंग की जरूरत ज़्यादा हो, जैसे आपको स्पेसिंग की जरूरत ज़्यादा हो, आप इजिली मूव कर सको, इजिली इधर से उधर जा सको और भारी मशीनों का जहाँ पे काम होता है। जैसे इसका यूज़ आपको सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में मिलेगा बिकॉज ऑफ वहाँ पे हैवी मशीन्स होती हैं, आपको ओपनिंग ज़्यादा चाहिए क्योंकि वहाँ पे वर्कर्स का मूवमेंट होता है, या तो उसके अंदर आप भारी व्हीकल्स यूज़ करते हो, मशीनरी यूज़ करते हो या बहुत सारी क्रेन्स का यूज़ करते हो, तो इसलिए वहाँ पे आपको फ्रीली मूवमेंट चाहिए। दूसरी बात, वहाँ पे आपको बिल्डिंग की काफ़ी ज़्यादा हाइट नहीं मिलेगी। जो भी इंडस्ट्रियल रहती है उसका आपने देखा होगा, या तो जो रूफ ट्रस बनाया जाता है आपको बहुत सारी ओपनिंग इसके अंतर्गत मिल जाएगी और ऊपर से ये टीन वगैरह डाल दिया जाता है जिसको हम लोग रूफ ट्रस बोलते हैं। ठीक है, तो ये है रूफ ट्रस जिसको हम लोग बोलते हैं। इस पे सारा कॉम्बिनेशन, पर्लिन लगा दो, स्ट्रेट लगा लो, सबका कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं रूफ ट्रस। तो आप देखोगे कि इसके अंदर का जो स्पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा ओपन रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जहाँ पे स्पेसिंग की ज़रूरत ज़्यादा हो, भारी मशीनें हों, आसानी से फ्रीली मूवमेंट कर सके, अंदर ट्रक भी जा सके, बाहर आ भी सके, तो उससे आप रूम बनाओगे, रूम के अंदर थोड़ी ट्रक आ जाएगा। बड़े हाल में भी दिक्कत आती है, माना कि आपने कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना दिया लेकिन उसकी कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा आती है ना, इसकी कॉस्ट थोड़ा सा कम आती है। जब इसकी कॉस्ट कम आती है इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि रूफ ट्रस बनाया जाए। तो आप कहीं पे भी देखिएगा जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स होती हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारा जैसे मान लो दिल्ली, गाजियाबाद में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिलेंगी और जहाँ पे भी आपको इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स मिल जाएगी वहाँ पे आपको रूफ ट्रस मिलेगा। दूसरा कहाँ मिल सकता है, कभी आप देखना जो रेलवे का वर्कशॉप होता है वहाँ पे जो काम होता है वहाँ पे भी आप देखोगे कि इसी का यूज़ किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रूफ ट्रस का। तो यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा प्रैक्टिकली, जहाँ पे आपका रेलवे स्टेशन होगा उसके आसपास में उसका वर्कशॉप भी होता है, तो उसको भी आप प्रैक्टिकली देख सकते हो। गाँव में भी देखा होगा जो टीन पड़ी रहती है उसको भी हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड, मतलब एक तरीके का रूफ ट्रस ही होता है। हालांकि हम लोग उसको वॉल पे डालते हैं लेकिन यहाँ पे हम लोग स्टील का मेंबर यूज करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर यहाँ पे स्टील मेंबर, क्योंकि देखिए ये कोई परमानेंट स्ट्रक्चर होते नहीं, आज इंडस्ट्री यहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई तो दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, इसलिए कोशिश ये की जाती है इसको परमानेंट ना बनाया जाए। ओके, तो इस तरीके से चीज़ों को डील किया जाता है। अब हम लोग ये क्या करेंगे, इसको सेपरेटली डील करेंगे। पहले इस डायग्राम से सब कुछ समझा देते हैं, फिर एक एक टॉपिक को सेपरेट डिस्कस करेंगे कि कैसे चीज़ों को डील किया जाता है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे पहला आता है गर्ट। गर्ट क्या होता है, गर्ट का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स है उसके पेरीफेरी पे जो मेंबर्स लगे होते हैं दैट इज कॉल्ड गर्ट। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधे मिल जाएगा, हालांकि मैं अभी डिफिनेशन लिखवाऊंगा लेकिन डायग्राम से कम ये समझा दूं आपको कि कैसे हम डायग्राम से उसको पहचान सकते हैं कि व्हाट इज द गर्ट। तो इस चीज को आपको समझना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे आपका एसएससी जेईई में पूछा गया। तो गर्ट क्या होता है, जो भी आपका पेरीफेरी पे, देखिए ये मेंबर यहाँ से आया, ये बाहर चला गया, फिर इधर भी गया होगा, फिर पीछे से आकर के फिर यहाँ आ गया होगा,
तो ये कहानी थोड़ा सा आपको, मैं यहाँ पीछे डायग्राम नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पे आपका जो डायग्राम है बोर्ड अंदर आएगा तो ये अंदर की तरफ गया होगा, ठीक है, दिस इज द अंदर। तो इस तरीके से आपकी चीजें यहाँ पे गई हैं, यहाँ पे आकर के पीछे गया होगा, तो इस तरीके से चारों ओर होता है, ऐसे होता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, इस तरीके से। तो पेरीफेरी पे रहता है, परिधि पे रहता है, इसको बोलते हैं गर्ट मेंबर, ठीक है। तो गर्ट पूछ लेगा क्या होता है, तो डिफिनेशन में मिल जाएगा कि पेरीफेरी पे जो कनेक्टेड किया गया चारों ओर, दिस इज कॉल्ड गर्ट। तो ये एक आपका एसएससी जेईई का क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो बेंट किए जाते हैं, जैसे दो कॉन्जिक्यूटिव बेंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है, इनको हम लोग बोलते हैं बेंट। ये भी बेंट है, इसको भी बेंट ही बोलते हैं, बेंट। तो दो कॉन्जिक्यूटिव बेंट की जो बीच की स्पेसिंग होती है उसे बोलते हैं बे। तो ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आ जाता है। अभी सारी डिफिनेशन लिखाएंगे, परेशान नहीं होना है। पहले तो हम चीज़ों को डायग्राम से, क्योंकि देखो पिक्चर जितना डायग्राम से क्लियर होती है वो चीज़ हमें लॉन्ग टर्म याद रहती है। डिफिनेशन आज पढ़े कल भूल गए, इसलिए डायग्राम को पहले क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बे समझ में आ गया आपको। चल उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, बे तो हमको क्लियर हो गया, दो बेंट के बीच में ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, तो आप सपोज दैट इधर से हो, तो साइड से अगर मैं इसको देखूं, तो अगर हम लोग इसको यहाँ से और इसके बीच में अगर किसी मेंबर को जोड़ते हैं और एक क्रॉस करते हैं, तो इसे बोलते हैं साइड ब्रेशिंग। अब ये ब्रेशिंग क्या होता है अभी पढ़ाएंगे, अभी आगे अपना टॉपिक आएगा ब्रेशिंग क्या होता है, हो सकता है आज ही लेक्चर में आ जाए या अगले लेक्चर में आ जाए, तो मैं ब्रेशिंग भी बताऊंगा कि क्या होता है। तो ब्रेशिंग का काम क्या होता है, अब ये बताएंगे ब्रेशिंग क्यों जरूरत पड़ती है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डील करेंगे। तो ये जो क्रॉस मेंबर आपको दिखाई पड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड ब्रेशिंग। चलो ये ब्रेशिंग समझ में आ गया, साइड से था इसलिए इसका नाम पड़ गया साइड ब्रेशिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, जैसे आपका स्ट्रट है। स्ट्रट हम लोग पढ़ चुके हैं। स्ट्रट कुछ नहीं होता है, एक आपका इंक्लाइंड भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। ध्यान है कि स्ट्रट एक आपका कंप्रेशन मेंबर होता है, जिसके बारे में फर्दर में लिखा भी दूंगा। तो स्ट्रट मैं पहले भी पढ़ चुका हूं, लेकिन फर्दर मैं बता रहा हूं व्हाट इज द स्ट्रट। स्ट्रट कुछ भी नहीं होता है, एक कंप्रेशन मेंबर होता है जो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। तो स्ट्रट क्या होता है, कंप्रेशन मेंबर होता है, ठीक है। टेक ओनली एक्सियल लोड। उसके बाद में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल राफ्टर। ये मुख्य होता है इसलिए इसको बोलते हैं प्रिंसिपल राफ्टर। होते और भी प्रिंसिपल राफ्टर है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये मुख्य होता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है, इस पे आता है लोड सबसे ज़्यादा आता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रिंसिपल राफ्टर बोलते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा कि दोनों इसके लोअर कॉर्ड को जोड़ने वाला जो आपका प्रिंसिपल टाई है, उसको दो अगर हम इससे जोड़ दें तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल राफ्टर। टाई क्या है, प्रिंसिपल टाई। टाई का मतलब होता है टेंशन मेंबर। दूसरी बात, प्रिंसिपल क्योंकि मुख्य हो जाता है, प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य, तो दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो ये मेंबर निकल के आता है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल टाई। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल टाई। ओके, उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे, अभी सबके बारे में लिखा भी देंगे, ऐसा नहीं कि लिखाना नहीं है। विंड ब्रेशिंग क्या होता है, देखिए एक्चुअली होता क्या है, जब हमारे जैसे आंधी आ गया, तूफान आ गया, वैसे नॉर्मल विंड चलेगी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत तब आती है जब आंधी तूफान आता है, तो वहाँ पे विंड का एक्शन थोड़ा तेज हो जाता है। तो वहाँ पे विंड का एक्शन क्या होता है, सपोज दैट कि आपने इस पे ये क्रॉस ब्रेशिंग नहीं कर रखी थी, विंड ब्रेशिंग नहीं कर रखी, तो विंड का एक्शन कैसे होता है, देखो विंड का एक्शन हो सकता है ऐसे आएगा, विंड जो आपकी फ्लो करती है वो ऐसे फ्लो करती है, ऐसे डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो ऐसे अगर फ्लो करेगी, यहाँ पे आप देख सकते हो, सपोज दैट विंड ऐसे आ रही है, विंड इसके डायरेक्शन में आ रही है, तो अगर इसके डायरेक्शन में आ रहा है, एक लोड होता है इन प्लेन, एक होता है आउट ऑफ प्लेन। तो मैं दोनों के बारे में बताऊंगा कि इन प्लेस अगर ट्रस के प्लेन में, ट्रस का जो प्लेन है उसके प्लेन में आएगा तब तो चीज़ें दिक्कत नहीं करेंगी, लेकिन इसके आउट ऑफ प्लेन अगर विंड एक्शन आ गया, आउट ऑफ प्लेन लोडिंग हो गई, तो यहाँ पे जो मटेरियल आपने भर रखा होता है, यहाँ पे या तो कई लोग स्टील का बनाते हैं, कई लोग कुछ और मटेरियल भरते हैं, तो कई तरीके का मटेरियल होता है, तो यहाँ पे ब्रेशिंग कर देते हैं। गांव में भी देखा होगा लोग रस्सी से बांध देते हैं। गांव में जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, उन टेम्परेरी स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि इस तरीके से क्रॉस कर देते हैं। जो लोग आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत मतलब गरीब बस्तियों में रहते हैं, तो उनके स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, तो बांस से बना देते हैं। तो बांस से उसने क्रॉस जो ब्रेशिंग करते हैं वो बांस से करते हैं, ताकि उसके जो मेंबर हैं हवा की वजह से उड़ ना जाएं, तो इसलिए इसको बोलते हैं विंड ब्रेशिंग। तो इसको क्या बोलते हैं, विंड ब्रेशिंग। तो इस तरीके से जो क्रॉस आपने देते हो ना, जैसे आपने क्या दिया, देखे जैसे किसी पॉलीथीन से बांध दिया, पॉलीथीन इसमें मटेरियल लगा हुआ है, इसके बाद इसको क्या कर देते हैं, रस्सी से क्रॉस ब्रेशिंग कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड विंड ब्रेशिंग।
तो विंड एक्शन यहाँ ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू, क्योंकि हाइट के साथ विंड का इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा आता है। उसके बाद में बात करते लेते हैं, यहाँ पे एक आते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं रिज लाइन। जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होगा उसको बोलते हैं रिज, और सारे नोडों को जोड़ने से एक बनती है रिज लाइन। तो ये नोड जो है ना, इनको जोड़ देने से एक बनती है रिज लाइन, तो दिस इज कॉल्ड रिज लाइन। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आ सकता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं रिज लाइन बोलते हैं। ठीक, उसके बाद में बात करते हैं पर्लिन क्या होता है। एक्चुअली पर्लिन का काम ये होता है, पर्लिन का काम ये होता है कि जो सपोर्टिंग मटेरियल होता है उसको रोकना होता है। देखिए ये जो पैरेलल मेंबर आप देख रहे हो, एक ये लाइन गई, एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई और एक लाइन ये गई। मैंने लाइंस को दिखा रखा है और उस पर मेंशन भी किया है, तो ध्यान है पर्लिन का मतलब क्या होता है। इसको पर्लिन नहीं बोलते हैं, पर्लिन किसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पर्लिन, दिस इज कॉल्ड पर्लिन, दिस इज कॉल्ड पर्लिन, और ये है आपका पर्लिन, इसको बोलते हैं पर्लिन। पर्लिन का काम क्या होता है, जो भी इसके बीच में आप मटेरियल फिलअप करोगे उसको रोकना होता है। सपोज दैट अगर मैं इसको ना लगाता तो इसके बीच में ये जो मटेरियल आप भरोगे, या तो हो सकता है ये स्टील का हो, या हो सकता है कुछ और मटेरियल बहुत सारे आते हैं, जैसे खपरेल वगैरह लोग यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा गांव में जो पुराने मकान होते थे तो खपरेल यूज़ करते थे जो कि मिट्टी के बने होते थे, तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो। तो इस मटेरियल को सपोर्ट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, पर्लिन यूज़ करते हो। तो आप समझ में आ गया होगा कि मटेरियल को सपोर्ट करता है, क्या होता है, ये पर्लिन मटेरियल को सपोर्ट करता है, इस लोड को ये ट्रांसफर करता है इसमें, इससे ट्रांसफर होता है इस मेंबर में, इस मेंबर से सीधा ट्रांसफर होके ग्राउंड में आपकी चीजें चली जाती हैं। तो पर्लिन क्या करता है, लोड को धीरे धीरे ट्रांसफर कर देता है अदर मेंबर्स में। ओके, तो दिस इज कॉल्ड पर्लिन। अभी डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज द पर्लिन, पहले डायग्राम को समझ लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक चीज यूज की गई है, ये जो रॉड्स देख रहे हो, ये रॉड्स, ये रॉड, ये रॉड्स, इसको बोलते हैं सैग रॉड। क्या बोलते हैं, सैग रॉड। सैग रॉड का यूज इसलिए किया जाता है, इसके बारे में हम बताएंगे कि क्यों यूज करते हैं। इसलिए यूज करते हैं ताकि पर्लिन का बेंडिंग ना हो, उसका डिस्टॉर्शन ना हो, इसलिए हम लोग यूज करते हैं उसकी स्टेबिलिटी के लिए। तो देखो क्या है, पर्लिन ये आपने लगाया, अगर ये लगाए रखोगे तो ये इधर उधर नहीं जाएगी, इसलिए पर्लिन का ये टाई रॉड्स का या सैग रॉड का हम लोग यूज कर पाते हैं। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो आगे बात करते हैं। पर्लिन तो हमें समझ में आ गया, उसके बाद एक नाम आता है सैग रॉड, भी समझ लिया क्या होता है। आप सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे एक और नाम दिया गया है। यहाँ पे अगर हम इसको इस वाले टॉप के बाद में अगर हम कोई क्रॉस करते हैं तो इसको बोलते हैं ईव ट्रस। क्या बोलते हैं, ईव ट्रस बोलते हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, सॉरी ईव स्ट्रट बोलते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको कर सकते हो। तो ईव स्ट्रट बोलते हैं इसको हैं। अगर आपने इसको जस्ट नीचे किया होगा, ऐसा कब करना पड़ सकता है, जब विंड एक्शन बहुत ज़्यादा होगा तब आपको ये करना पड़ सकता है। ओके, इसके अलावा बहुत और सारी चीज़ें हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। अभी इसमें एक सारे डायग्राम में नहीं बता सकते, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें मैंने यहाँ पे कोशिश ये किया कि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं, सबसे पहले हम डील करते हैं पर्लिन को। पर्लिन से रिलेटेड क्वेश्चन ईएस में भी और आपके क्या कहते हैं गेट में भी और आपके एसएससी जेईई में पूछे गए हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले डील करेंगे पर्लिन को। अब मैं डायग्राम को यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब सारी चीज़ें लिखना है यहाँ पे, तो इसके बाद में हम आपको सारी चीज़ें समझा सकते हैं। अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ये क्या होता है, रिज लाइन, सैग रॉड, टाइप क्या होता है, पर्लिन क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने डायग्राम से बता दी। अब इसी को वो लोग आपको थ्योरेटिकल पॉइंट में हमेशा पूछते रहते हैं, तो इसको कम से कम आप समझ लोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम रफ करते हैं, बाकी जहाँ पे डायग्राम की फर्दर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ पे बना दिया करूँगा ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। बस आपको कंसंट्रेट होकर अच्छे से पढ़ना है, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग हैं यहाँ पे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग हैं पर्लिन। हमारा हेडिंग होगा पर्लिन, क्योंकि देखिए डायग्राम से पिक्चर एक बार आपको क्लियर हो गई ना, फिर आपके दिमाग में ये पिक्चर अगर रहेगी तो फिर आप क्वेश्चन निकाल लाओगे। पिक्चर नहीं क्लियर होगी, अगर मैं ऐसे थ्योरेटिकल लिखा देता तो फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती। इसलिए मैंने क्या किया कि आपको कम से कम डायग्राम हमेशा कोशिश करो, कोई भी चीज़ रिमेंबर करना हो तो आप कोशिश यही करिए कि उसको डायग्राम के फॉर्म में थोड़ा सा करिए, तो बेटर रहेगा हमारे लिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ थ्योरी है जिसको हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। ओके, चल डील करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड विथ पर्लिन। पर्लिन क्या होता है उसके बारे में एक एक करके चीजें हम डील करेंगे। दैट इज पर्लिन।
पर्लिन्स। ये क्या होता है इसके बारे में डील करते हैं। दैट इज पर्लिन्स। चल क्या है, एक एक पॉइंट करके डील करते हैं। पहला पॉइंट मेंशन करते हैं, पर्लिन्स आर बीम। देखिए एक तरीके के बीम्स होते हैं, पर्लिन्स आर बीम्स। देखो पर्लिन एक तरीके की बीम ही होती है। देखो आपने देखा था कि उसको बीम की तरह ही हमने इसको बनाया था, तो दिस इज कॉल्ड बीम। पर्लिन्स आर बीम्स प्रोवाइडेड ओवर ट्रसेस टू सपोर्ट द रूफिंग मटेरियल। जो रूफिंग मटेरियल होता है उसको सपोर्ट करना। अब वो कुछ भी हो सकता है, स्टील भी हो सकता है कि आपका खपरेल भी हो सकता है। रूफिंग मटेरियल बिटवीन द एडजेसेंट पड़ोसी एडजेसेंट ट्रसेस, ठीक है, ट्रसेस। ओके, अगर इसको समझना है तो थोड़ा ऐसे ही बना देते हैं डायग्राम को। सपोज दैट, बस ऐसे ही थोड़ा सा डायग्राम हल्का सा समझेंगे, ऐसे ही बना देते हैं बस समझने के लिए, ठीक है। ये है आपका मेंबर। चलो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। चाहो तो थोड़ा सा इसको और फ्लैट करते हैं, इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो दिस इज डायग्राम फिर से एक बार बना देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आ सके। फिर आप क्या करोगे इसको, दिस इज पर्लिन, दिस इज कॉल्ड पर्लिन। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सपोर्ट है किसी तरीके का, नीचे से मैं बना रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड पर्लिन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिसको क्या कह रहे हैं, पर्लिन कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पर्लिन बोल रहे हैं, पर्लिन्स। देखो क्या हो रहा है, इसके बीच में आप मटेरियल भरोगे, ये है मटेरियल, इसके बीच में मटेरियल भरोगे, तो इसके बीच में आप मटेरियल भरोगे, तो दिस इज कॉल्ड पर्लिन। तो ये बात, ये पहला स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है, तो दिस इज कॉल्ड पर्लिन। ओके, तो ये सारी कहानी आपको अब क्लियर हो गई होगी। तो पर्लिन क्या कर रहा है, प्रोवाइडेड ओवर द ट्रसेस टू सपोर्ट द रूफिंग मटेरियल। तो ये हो गया आपका रूफिंग मटेरियल, दिस इज कॉल्ड रूफिंग मटेरियल। इसको क्या बोलेंगे, रूफिंग मटेरियल, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, रूफिंग मटेरियल। नेक्स्ट बात करते हैं, सारे पॉइंट मैं लिख देता हूं, फिर एक एक करके मैं यहाँ पे क्लियर भी कर दूंगा आपको, ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं रहेगी। दीज आर प्लेस्ड इन a tilted position over the principal rafter of the trusses. देख सकते हो, these are placed in the tilted position over the principal rafter। देखो यहाँ पे क्या बोला है, these are positions over the tilted रहता है position rafter of the truss। ये है प्रिंसिपल राफ्टर, देख सकते हो, प्रिंसिपल राफ्टर, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर। तो प्रिंसिपल राफ्टर से क्या रहता है, प्रिंसिपल राफ्टर देखो यहाँ पे बोल रहा है, these are placed in tilted position over the principal rafter। ये है प्रिंसिपल राफ्टर और इस पे ये क्या कर दी गई, टिल्टेड है। क्या है, टिल्टेड है। तो ये बात ये कह रहा है, तो स्टेटमेंट में बोल देगा तो आप इसको कम से कम पहचान सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, थर्ड पॉइंट ये कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है, चैनल एंड एंगल सेक्शन, चैनल एंड एंगल sections are commonly used as पर्लिन्स, मतलब
यहाँ पे ये हो रहा है कि ये जो यूज़ किया जा रहा है ज़्यादातर, ये जो लगाया जा रहा है, या तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे क्या, एंगल सेक्शन के माध्यम से यूज़ कर लेंगे, कुछ इस तरीके से बताना चाह रहा है, या चैनल सेक्शन यूज़ करेंगे जो कि आपका इस तरीके से होगा, दिस इज द एंगल सेक्शन। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें आपकी यूज़ की जाती हैं, ठीक है। अब ये कैसे दिखता है, अभी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। चल, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है पर्लिन सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मूवमेंट Purlin is subjected to twisting movement in addition to bending के साथ साथ इसमें चीजें आपकी आकर होंगी। सच बेंडिंग इज कॉल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, सच बेंडिंग इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। अनसिमेट्रिकल, सोम में पढ़ा होगा अनसिमेट्रिकल बेंडिंग कैसे होता है, अभी बताता हूं। अनसिमेट्रिकल बेंडिंग, देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, सपोज दैट, ऐसे ही समझ लेते हैं, सपोज दैट लेट अस ऐसे एज्यूम करते हैं, ये है आपका मेंबर, दिस इज द मेंबर, ये है प्रिंसिपल, ये है आपका यहाँ पे हिंज सपोर्ट, और ये है आपका यहाँ पे रोलर सपोर्ट, ठीक। चलो यहाँ पे आपको लगा रहे हैं, मैं यहाँ पे चैनल सेक्शन बना रहा हूँ, सपोज समझने के लिए अभी ये है आपको कुछ इस तरीके से, एक्स एक्स, और ये है आपका वाई वाई, ठीक। और लोड इस पे मान लिया कहीं इंक्लाइंड आ गया, लोड तो कंफर्म में लोड हमेशा कैसा काम करेगा, इसके परपेंडिकुलर। लोड कल को एसेंट्रिक लोड हो गया, मान लेते हैं पी लोड है, और एंगल इसका वर्टिकल से थीटा है। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो आएगा पी कॉस थीटा, और दूसरा आएगा आपका इधर साइड में पी साइन थीटा। दो कंपोनेंट आप निकालोगे, एक तो देखो इसका कंपोनेंट आएगा पी कॉस थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर आएगा पी साइन थीटा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक। चल सॉरी, एक मिनट, वेट, यहाँ पे एंगल आपका इस तरीके से दिखाओ, यहाँ पे ज़्यादा क्लियर आ जाएगा, ये हो जाएगा। या तो इधर बना दो, कोई दिक्कत नहीं, इधर ही डायरेक्शन में बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। है वही चीज़, लेकिन मैं थोड़ा इधर बना देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे, पी साइन थीटा। तो इस तरीके से दो कंपोनेंट आते हैं। जब दो कंपोनेंट यहाँ पे निकल के आते हैं आपके, इसकी वजह से क्या होता है फ़र्क, इससे फ़र्क ये पड़ता है कि एक प्लेन में तो आपकी क्या होगी, बेंडिंग होगी, दूसरे में क्या होगी, ट्विस्टिंग होगी। ट्विस्टिंग कब आता है, जब कोई लोड उसके शियर सेंटर से पास नहीं करता है। इसका शियर सेंटर आपका यहाँ पे आएगा, ये है इसका शियर सेंटर। अगर इसका लोड जो है शियर सेंटर से पास कर गया तो आपका ट्विस्टिंग नहीं आएगा। अगर शियर सेंटर से पास नहीं किया तो ट्विस्टिंग भी आ जाएगा। तो ये लोड की वजह से यहाँ पे अनसिमेट्रिकल बेंडिंग होती है, जो कि सोम में पढ़ाया जाता है। तो अनसिमेट्रिकल बेंडिंग का ध्यान रखा जाता है। उसमें आपका क्या होता है, ये एक्स एक्सेस है, इसके अबाउट भी बेंडिंग मोमेंट आएगा, और इस एक्सेस के अबाउट भी बेंडिंग मोमेंट आएगा, जो कि मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। दूसरा आपका किस एक्सेस के अबाउट आ सकता है, इस एक्सेस के अबाउट, जिसको मैं एम वाई वाई बोलूँगा, और इसको मैं बोलूँगा एम एक्स एक्स। तो इसमें अनसिमेट्रिकल बेंडिंग आपकी हो सकती है। तो यही पर्लिन था जिसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये लाइन से दिखाया गया, जबकि ये आपका एंगल सेक्शन भी हो सकता है, चैनल सेक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चल नेक्स्ट पॉइंट डील करने वाले हैं हम लोग हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है पर्लिन्स आर अनसिमेट्रिकल हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आईएएस में पूछा गया है। आईएएस 8800 2007 इसने बताया पर्लिन्स आर डिजाइंड एज, पर्लिन्स आर डिजाइंड एज continuous beam, पर्लिन्स डिजाइंड एज continuous beam। इसको continuous beam की तरह डिजाइन किया गया है, continuous beam, बिकॉज, अब ऐसा क्यों हो रहा है इसका मैं रीजन लिख देता हूं, बिकॉज द स्पैन ओवर, इसका रीजन भी है, द स्पैन ओवर मोर देन टू ट्रसेस, मोर देन
टू ट्रस जॉइंट। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ, देख सकते हो कैसे, इस डायग्राम से क्लियरिटी लाते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड पर्लिन डिजाइन फॉर कंटिन्यूअस बीम, बिकॉज ये देख सकते हो कि ये पर्लिन है, यहाँ पे भी है सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है। अगर मैं किसी भी चीज को दो से ज्यादा जगह सपोर्ट देता हूं तो उस चीज को हम क्या बोलते थे, कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, जैसे ये आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है फ्रेंड्स, ये है आपकी स्टूडेंट्स, दिस इज कंटिन्यूअस, देख सकते हो इस तरीके से। तो दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम, दिस इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड बीम, जिस पे आपने कोई लोड लगा दिया, सपोज दैट P, और इस पे कोई लोड लगा है, सपोज दैट यहाँ पे P1 लोड है, यहाँ पे सपोज दैट P2 लोड है। तो इस तरीके से इसको आप क्या बोलते हो, कंटिन्यूअस बीम बोलते हो। क्यों बोला कंटिन्यूअस बीम, बिकॉज इट इज सपोर्टेड मोर देन टू सपोर्ट, तो कंटिन्यूअस इसको बोलते हैं बीम। वैसे इसको पर्लिन को भी हमने क्या किया, इसको कंटिन्यूअस बोला बिकॉज इट इज सपोर्टेड मोर देन टू ट्रसेस। तो ये है आपके ट्रस, देख लो, एक ये ट्रस है, ये ट्रस है, ये ट्रस है, तो कई जगह ये सपोर्ट है, दो से ज्यादा है, इसलिए इसको क्या बोल पा रहे हैं, कंटिन्यूअस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ईएस में पूछा गया। इसको डिजाइन कर सकते हैं कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कोड ने रिकमेंड किया है कि आप इसको एज अ कंटिन्यूअस बीम डिजाइन करें। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द पर्लिन, in the purlin is taken as WL square by, that is WL square by 10, ठीक है। टोटल लोड ऑन द पर्लिन अगर मैं बात करूं, वैसे तो जनरल फार्मूला ये होता है, लेकिन टोटल लोड के टर्म में अगर लिखना पड़े मुझे, टोटल लोड ऑन द पर्लिन दैट इज, इसको अगर मैं बात करूं तो टोटल लोड को मैं लिख सकता हूं स्मॉल w इंटू एल इजकल टू कैपिटल W। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। कल को अगर मान ले कल को कोई यूडियल लोड उस पर आएगा तो उसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा, क्या, स्मॉल w को L से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल में आ जाएगा। देन हमारा बेंडिंग मोमेंट जो निकल के आएगा, बेंडिंग मोमेंट वो आ जाएगा कैपिटल W इंटू स्मॉल L अपॉन 10। ये फार्मूला होता है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, अब ये फ्रेंड्स कैसे हुआ इसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं। कैपिटल W आपको अब समझ में आ गया, टोटल लोड पर्लिन पे आ गया। L स्पैन ऑफ पर्लिन, L मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, L स्पैन ऑफ पर्लिन, या इसको बोल सकते हैं स्पेस ऑफ पर्लिन, और दूसरी बात यहाँ पे बोल सकते हैं और स्पेसिंग ऑफ ट्रस, स्पेसिंग ऑफ ट्रस, स्पेसिंग ऑफ ट्रस भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैंने बोला इसकी स्पेसिंग भी बोलते हैं ट्रस के बीच में। तो आप देख सकते हो ये पर्लिन, इसके बीच की जो स्पेसिंग होगी इसको मैं S नाम दे देता हूँ सपोज दैट, या इसको मेरे केस में यहाँ L माना गया है। तो ये हो जाता है आपका दो ट्रसों के बीच की दूरी, ठीक है। इस तरीके से आप, सॉरी दिस इज नॉट बिकॉज दिस पर्लिन हम लोग ये यूज कर रहे हैं ना, तो ये वाली आएगी, तो इसको आप बोल सकते हो ये, दिस इज कॉल्ड L, तो दिस इज कॉल्ड L, इसको बोलते हैं आपका पर्लिन के लिए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिजाइन करते हैं। दूसरी बात, स्पेसिंग हमको लेना है ट्रस के बीच में, तो इस स्पेसिंग को कंसिडर करेंगे। दूसरी बात है, अगर मान ले स्क्वायर है तो आप इसको भी मान सकते हो, अगर स्क्वायर मानोगे तो इसको भी मान सकते हो, दोनों चीजें क्या आएंगी, बराबर आएंगी। तो इस तरीके से आप दोनों साइड में मान सकते हो, ठीक है। स्क्वायर मान के हम लोग ज्यादातर इसको डिजाइन करते हैं। अगर रेक्टेंगल है तो आपको स्पेसिंग बिटवीन द ट्रस, तो जो ट्रस है उसके बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिंग को लेना पड़ेगा। अब देखो इसको कैसे डराइव किया गया कि WL कैसे निकल गया। देखो अगर आपके पास सपोज दैट कंटिन्यूअस बीम है, यहाँ सपोर्टेड है, यहाँ सपोर्टेड है और यहाँ पे सपोर्टेड है, ठीक। यहाँ पे अगर सपोर्टेड है और मान लिया इसके ऊपर आपके पास यूडीएल आ रहा है, इस तरीके से यूडीएल ही दिया है मान लेते हैं, तो आपका इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखो कैसे बनेगा। एक तो आपका डायग्राम यहाँ पे इस तरीके से आएगा, दूसरा आपका डायग्राम ये आएगा। इस तरीके से आप बनाते हो सिंपली सपोर्टेड का बीम का, लेकिन नीचे से क्या है, निगेटिव मोमेंट भी आएगा। कैसे, इस रिएक्शन की वजह से ऊपर हॉगिंग आएगा, लेकिन जो लोड लगा है उसके कारण सैगिंग आएगा। तो ये तो पूरा डायग्राम पॉजिटिव बनेगा। अब आप बताओ, ये सिंपली सपोर्टेड है, ये सिंपली सपोर्टेड, बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे 0 रहेगा, तो डायग्राम कुछ आपका ये निकल के आएगा। दिस इज द डायग्राम
दिस इज द डायग्राम, ये निगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव सॉरी रहेगा, ये निगेटिव रहेगा, ये निगेटिव। अब देखो यहाँ पे आपको पता है ना कि ये इंटेंसिटी जो है टोटल ये वाली, दिस इज WL² बाई क्या होता है 8 होता है फार्मूला। ये भी इंटेंसिटी अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज आल्सो WL² बाई 8। सिंपली सपोर्टेड बीम आपने पढ़ा होगा, जिस पे UDL लगा देते हैं तो उसका फार्मूला क्या निकल के आता है, WL² बाई 8। आप बताओ जब यहाँ पे ये सपोर्ट होगा, इस सपोर्ट की वजह से क्या होगा, हॉगिंग आएगा। अब हॉगिंग आएगा, कुछ ना कुछ क्वांटिटी आएगी, मान के चलते कुछ क्वांटिटी आई, जिसकी वजह से जो ये हाइट है, ये जो हाइट आपको दिखाई पड़ रही, जो मैं एरो बना रहा हूँ छोटा सा, ये जो हाइट है निकल के आती है, इसको मैं पूरा एरो यहाँ पे जोड़ देता हूँ, ये पूरा एरो है, और जो बचा एरो होगा दिस छोटा सा एरो, जो ये पॉजिटिव डायग्राम है जिसको मैं बना रहा हूँ, इसकी वैल्यू निकल के आती है WL² बाई 10। कैसे? अब आप बताओ WL² बाई 8 में से और WL² बाई 10 में से कौन ज़्यादा है कौन कम है, ये बता सकते हो। WL² बाई 8 ज़्यादा है, WL² बाई 10 कम है, बिकॉज हॉगिंग की वजह से बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाता है, कम। बिकॉज ये क्या है, कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस की वजह से नीचे से आपका एक रिएक्शन आएगा जिसकी वजह से हॉगिंग मोमेंट आएगा और चीज़ें इससे क्या हो जाएंगी, कम। तो याद करना आसान हो गया। कैसे? सिंपली सपोर्टेड बीम रहती है तो उस पर WL² बाई 8 रहता है, थोड़ा सा और कम कर दो इसको तो WL² बाई क्या हो जाएगा, 10। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ से मिल जाएगा। तो कुछ बातें याद रखना, एक तो कॉन्टिन्यूअस डिजाइन करना है, तब कॉन्टिन्यूअस करोगे तभी जा करके फार्मूला आपका लग पाएगा WL बाई 10, नहीं तो आप नहीं लगा पाओगे। तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो, स्पैन ऑफ परलिन, और दूसरा आप बोल सकते हो स्पेसिंग ऑफ ट्रस। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हो गई, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो इसको मैं बोल रहा था, दिस इज कॉल्ड ट्रस। ये ट्रस आपको जो दिखाई पड़ रहा है ये अंदर लगा रहता है, ये मैं सामने से दिखा रहा हूँ, पूरा अरेंजमेंट अंदर की तरफ रहता है। तो ट्रस के बीच की क्या लेते हैं हम लोग, स्पेसिंग लेते हैं। तो ये स्पेसिंग आपकी हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड L। तो दिस इज कॉल्ड L, इसको कंसीडर कर लेंगे। और यहाँ से जो भी लोड निकल के आएगा, देखो इसके बीच में एक मटेरियल भरा होगा, तो इस मटेरियल का हम लोग लोड निकाल लेंगे, ठीक है। ये जो मटेरियल आपको दिखाई पड़ रहा है, इसका जो भी लोड आएगा सेल्फ वेट करके हम लोग निकाल लेंगे। डेड लोड प्लस लाइव लोड करके, लाइव लोड दिया होगा, डेड लोड तो निकाल लेंगे, जो मटेरियल होगा जितने एरिया में आएगा उससे हम लोग निकाल लेंगे। तो इसलिए वहाँ पे टोटल लोड आ जाएगा, टोटल लोड को यहाँ पुटअप करेंगे, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाई 10 कर देंगे, आपको बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे पता चल जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, ये कि ये किस मटेरियल को पहली बात सपोर्ट करता है, दूसरी बात इसमें हम लोग है ट्विस्टिंग भी आ सकता है, बेंडिंग भी आ सकता है, मतलब अनसिमेट्रिकल बेंडिंग होता है। तीसरी बात कि इसको जो डिज़ाइन करना है एज अ कंटिन्यूअस बीम की तरह डिज़ाइन करना है। उसके बाद में यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि इसका बेंडिंग मोमेंट कितना निकल के आता है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे लगभग डिस्कस की, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं कुछ अगले पॉइंट को, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके डील करता हूँ, ठीक है। चलो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, चीज़ों को डील करता हूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इनको फिगर से मैंने कोशिश ये किया कि आपको समझाया जा सके, बाकी अभी इसके बारे में और चीज़ें डील करनी है पर्लिन के बारे में। देखिए इसमें बाईएक्सियल बेंडिंग होगा, अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है बाईएक्सियल बेंडिंग होना, तो उसको हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। चलो आगे बात करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, अगला पॉइंट पर्लिन के बारे में ही डील करना है, और उसके कुछ और पॉइंट हैं उसको डील करके टॉपिक को, पर्लिन को खत्म करते हैं, उसके बाद अगला टॉपिक डील करते हैं। अगला टॉपिक आपका होगा पर्लिन के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डील करते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये है नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, 6 पॉइंट है, पर्लिन्स कैन बी यूज अ हालो सर्कुलर सेक्शन। वो बेटर हमारे लिए होता है, इसलिए उसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अब कैसे होता है उसको थोड़ा सा डील करते हैं। हालो सर्कुलर सेक्शन, हालो सर्कुलर सेक्शन आर सब्जेक्टेड टू, hollow circular section are subjected to
यूनी एक्सियल बेंडिंग, इसीलिए इसको प्रेफर करते हैं, यूनी एक्सियल बेंडिंग होती है। बाई एक्सियल बेंडिंग में डबल बेंडिंग हो जाती है, यूनी एक्सियल बेंडिंग। एंड ऑल अदर सेक्शन, जो अदर सेक्शंस हैं उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आर सब्जेक्टेड टू अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लेगा, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग और बाई एक्सियल बेंडिंग, इसको दूसरा नाम होता है बाई एक्सियल बेंडिंग। दो एक्सिस के अबाउट इसकी अगर बेंडिंग होगी तो उसे बोलते हैं बाई एक्सियल बेंडिंग, ठीक है। तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस अगर मैं निकालूं, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, इसको मैं सिग्मा बी मान लेता हूं, कंप्रेसिव सिग्मा बी, बेंडिंग कंप्रेशन है तो इसको सिग्मा कैलकुलेटेड में बात कर रहा हूं। तो आप बताओ, बाई एक्सियल है तो दो एक्सिस के अबाउट बेंडिंग मोमेंट आएगा, एक एम एक्स एक्स डिवाइड बाई जेड। एम बाई जेड क्या होता है, सिग्मा होता है, क्या होता है, सिग्मा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो दिस इज कॉल्ड जेड एक्स एक्स प्लस एम वाई डिवाइड बाई जेड वाई वाई। दिस इज लेस देन आर इक्वल टू, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू सिग्मा बेंडिंग कंप्रेशन। इसको मैं बोलता हूँ परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, परमिसिबल बेंडिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि ये सेफ है कि नहीं है, तो एक काम आपको करना पड़ेगा, बेंडिंग स्ट्रेस मतलब आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस निकालना पड़ेगा। वो कहाँ से निकलेगा, दो कंपोनेंट आएंगे, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा, उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से एम एक्स निकल जाएगा, एम वाई भी वैसे निकल जाएगा। उसके बाद जो भी सेक्शन होगा, आप चैनल सेक्शन यूज़ कर रहे हो या आई सेक्शन यूज़ कर रहे हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई, उसको मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो उससे जेड एक्स और जेड वाई निकल जाएगा। उसको पुटअप करोगे, जो ये डेवलप्ड है, ठीक है, दिस इज कैलकुलेटेड, और ये वैल्यू आपकी परमिसिबल से कम आती है तो इसका मतलब ये सेफ रहता है। हालांकि इस पे आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चंस अभी तक आपके बहुत ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपका सीधे जो है ES का टॉपिक रहता है। तो आप में ये मेंस के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इसके डील नहीं करना है, आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो वैल्यू है सिग्मा बी सी इजकल टू 0.66 इंटू एफ वाई, याद दिलाता हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये जो वैल्यू है ये WSM में आप कंसीडर करोगे, WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कितना लेते हैं ये, और अगर यही वैल्यू अगर आपको लिखना हो LSM में तो ये आएगा FY डिवाइड बाई 1.1, और ये है आपका लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड। तो एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया 0.66 इंटू एफ वाई, किसमें, बेंडिंग में, बेंडिंग कंप्रेशन हो चाहे बेंडिंग टेंशन हो, दोनों के केस में 0.66 इंटू एफ वाई लेते हैं। अगर आप WSM से करोगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड से तो इसको कंसीडर करना है, अगर आप लिमिट स्टेट से करोगे तो इसकी जगह FY अपान 1.1 आपको कंसीडर करना पड़ेगा। चल अब हम लोग डील करते हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको एक डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि सपोज दैट ये है आपका प्रिंसिपल, इस तरीके से हम यहाँ पे चीज़ों को डील करते हैं। ये है आपका प्रिंसिपल टाई, नीचे वाला मेंबर, ये है हिंज सपोर्ट, ये है आपका रोलर सपोर्ट। क्योंकि हम ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि ये डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर रहे, क्योंकि अगर आपका डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी ज़्यादा होगा तो उसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद में ये मेंबर आप यहाँ कनेक्ट करा दीजिए, इस मेंबर को आप यहाँ कनेक्ट करा दीजिए। उसके बाद में आपने यहाँ पे इसको इस तरीके से जोड़ा है, एक यहाँ पे मेंबर को, एक मेंबर को यहाँ पे, एक मेंबर आप यहाँ पे जोड़ रहे हो, एक मेंबर आप यहाँ पे जोड़ रहे हो, कुछ इस तरीके से आपने अरेंजमेंट किया है। और यहाँ पे मान लेते हैं एक सर्कुलर सेक्शन आपने यूज़ किया है, इस तरीके से हालो सर्कुलर ट्यूब कुछ इस तरीके से यूज की गई है। दिस इज एक्स एक्स, दिस इज वाई वाई, जिसकी मैं बात कर रहा था, जो मैंने बात यहाँ पे किया, हालो सेक्शन क्यों यूज करते हैं, उसमें यूनिएक्सियल बेंडिंग रहती है। तो इसमें जो है आपका यूनिएक्सियल बेंडिंग इसलिए रहती है क्योंकि यहाँ से ये पास कर जाता है, इसके सीजी से कोई भी लोड लगेगा इससे पास कर जाए, मान लो थीटा एंगल पे लगा, दिस इज कॉल्ड पी। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, तो एक तो ये कंपोनेंट हो जाएगा, दिस इज द पी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका पी साइन थीटा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पी साइन थीटा, या इधर बना देता हूँ,
पी साइन थीटा। ठीक है, ओके। तो एक्चुअली ये सिमेट्रिकल सेक्शन रहता है, चाहे आप देखो हालो सेक्शन को जब बीच से अगर कट करोगे, कट करने के बाद आधा पार्ट इधर और आधा पार्ट उधर, दोनों सिमेट्रिकल दिखता है, इस वजह से इसमें यूनिएक्सल बेंडिंग होती है। ठीक है, अगर ये सीजी अगर मान लें इसको कट करते और दोनों एक साइड सेम नहीं दिखता तो आप इसमें बोल सकते थे बाई एक्सल बेंडिंग आएगी। अब दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है, ये है चैनल सेक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं। चैनल सेक्शन, ठीक है, कुछ इस तरीके से चैनल सेक्शन हमने यहाँ पे बनाया। चैनल सेक्शन एक यहाँ पे भी कनेक्ट करा रहे हैं हम लोग, चैनल सेक्शन को आप यहाँ पे भी जोड़ रहे हो, दिस इज द चैनल सेक्शन। ठीक है, इसको यहाँ पे आपने इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब बीच में आपने लगा दिया एक सैग रॉड, इसको हम लोग बोलते हैं सैग रॉड, दिस इज कॉल्ड चैनल सेक्शन। चैनल सेक्शन सारी चीज़ें डिटेल में डील करेंगे, अभी हम सैग रॉड के बारे में डील करने वाले हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सैग रॉड, रॉड और टाई रॉड। सैग रॉड बोलते हैं या इसको बोलते हैं टाई रॉड, क्योंकि आपस में दोनों को बांधता है, रोकता है, इसलिए इसको बोलते हैं। ठीक है, चल उसके बाद में मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका सपोज दैट दिस इज द सेक्शन का हो जाएगा वाई वाई एक्सेस, ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सेस, दिस इज एक्स, दिस इज कॉल्ड वाई वाई एक्सेस। और मान लिया लोड आपका किसी एंगल पे आया है, किसी एंगल पे अगर थीटा पे आएगा, पी पे आएगा, तो दो कंपोनेंट निकल के आएंगे, पी कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट निकल के आएगा, दिस इज कॉल्ड पी साइन थीटा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो लोड है, लोड में दो एक्सेस की तरह आएंगे, एक आपका इस एक्सेस के अबाउट बेंडिंग आएगी। देखो ऐसे कैसे कर रहे हैं, देखो ये आपका लोड आया, लोड अगर इसके अबाउट लगेगा, ऐसा समझ लो कि लोड इसके एक्सेस के अबाउट लगेगा, तो जो एक्स एक्सेस है इसके अबाउट अगर बेंडिंग होगी तो ये एक्स एक्सेस हमारा बेंडिंग हो जाएगा अबाउट एक्स एक्सेस, और वाई एक्सेस में जो बेंडिंग होगी वो ऐसे होगी, तो इस एक्सेस के अबाउट आपकी बेंडिंग होगी। तो दो तरीके से सेक्शन यहाँ पे बेंड हो सकता है, एक तो आपका ऐसे बेंड हो सकता है, दूसरा आपका कैसे हो सकता है, ऐसे बेंड हो सकता है। तो दो तरीके की बेंडिंग आपकी यहाँ पे होती है। ठीक है, चल तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि इसका बाई एक्सल बेंडिंग यहाँ पे होती है। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पी साइन थीटा को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जगह थोड़ा कम है यहाँ पे, पी साइन थीटा। चल आगे बात करते हैं, सपोज दैट एंगल सेक्शन आपने यूज़ किया, मान लेते हैं कुछ देर के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे चीज़ों को एंगल सेक्शन के माध्यम से जोड़ा, यह है एंगल सेक्शन। तो इसका साइड से हम लोग क्या करते हैं, एक क्लीट एंगल जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं क्लीट। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि एंगल सेक्शन को जो जोड़ते हैं साइड से, इसको बोलते हैं क्लीट। क्या बोलते हैं, क्लीट। एक्चुअली क्या होता है, ये जो एंगल सेक्शन है इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए अगर आप साइड से इसको एंगल सेक्शन को जोड़ दोगे, इससे इसको स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, ताकत मिलती है, क्योंकि देखो ऐसे अगर आपने लगाया है तो ये इधर उधर गिर सकता है। तो आप प्रैक्टिकली देखोगे कि जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये एंगल सेक्शन है, ऐसे लगा दोगे तो इधर उधर जा सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लीट एंगल। तो इसको क्लीट की हेल्प से इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लीट। चल आगे बात करते हैं, सैग रॉड के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डील करेंगे, दैट इज इम्पॉर्टेंट। चल आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है यहाँ पे मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ चैनल सेक्शन को, उसको थोड़ा कुछ और पॉइंट डील करते हैं। दिस इज कॉल्ड चैनल सेक्शन, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्स, सॉरी इसको अगर एक दूसरा नाम दे रहे हैं यू यू, और इसका नाम दे रहे हैं हम लोग वी वी। ठीक, यहाँ पे मोमेंट हम लिख सकते हैं एम यू यू, और एक लिखेंगे एम वी वी। सबके बारे में अब यहाँ पे हम लोग डील करेंगे। ठीक है, चल अब बात करते हैं सैग रॉड के बारे में। यहाँ पे सैग रॉड के बारे में अच्छे से डील करते हैं। व्हाट इज द सैग रॉड, इसका पर्पज क्या होता है, एक एक चीज़ करके हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डील करेंगे कि इसका पर्पज क्या होता है, इसको क्यों लगाया गया, इसके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं, क्योंकि ईएस पे इस पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो पर्लिन्स आर इंटरकनेक्टेड बाई, पहला पॉइंट से पर्लिन्स आर इंटरकनेक्टेड बाई सैग रॉड और टाई रॉड। ठीक है, सैग रॉड और टाई रॉड। तो सैग रॉड का काम क्या होता है कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और इंटरकनेक्ट आपस में करता है। क्या करता है, इंटरकनेक्ट। जो अभी डायग्राम इधर मैंने बनाया था तो उसमें मैंने बताया था कि सैग रॉड का जो काम होता है वो आपस में क्या कराता है, इंटरकनेक्ट कराता है। तो इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी
ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी, इसके अंदर भी आपकी बहुत सारी रॉड्स पड़ी होंगी, तो मैं बोर्ड में यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूँ, या इसको इस डायग्राम में देखें तो हो सकता है क्लियर आपको और हो जाए। सपोज दैट ये डायग्राम है और इस तरीके से हमने इसको बना रखा, बस समझने के लिए ऐसे ही समझ लेते हैं, थोड़ा सा रफ चीज़ें हैं, इस तरीके से आपने इसको बना दिया, ठीक है। तो आपने सपोज दैट कि इस पे इस तरीके से मेंबर्स को जोड़ा है, तो आप यहाँ पे जो यूज़ कर रहे थे अभी, दिस इज़ ये, तो ये जो है ना, ये आप जो जोड़ रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड सैग रॉड, दिस इज़ कॉल्ड सैग रॉड। फिर आप आगे भी यूज़ करोगे ऐसे करके, दिस इज़ कॉल्ड सैग रॉड, दिस इज़ कॉल्ड सैग रॉड। तो आपस में ये क्या है, सैग। तो पर्लिन्स को आपस में जो जोड़ा जाता है वो सैग रॉड की सहायता से जोड़ा जाता है। तो ये जो दिखा रहा हूँ ना, ये वाला पार्ट, ये एक्चुअली यही पार्ट है, तो दिस इज़ कॉल्ड सैग रॉड। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, पर्पज इसका क्या होता है। पर्पज हम लोग देखते हैं, पर्पज इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे ईएस ने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। दीज रॉड्स रिड्यूस, पहला पॉइंट, दीज रॉड्स रिड्यूस्ड, these rods reduce the bending moment, these rods reduce bending moment, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं MVV। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो मूवमेंट आ रहे हैं आपके, एक तो UU के अबाउट आ रहा है और एक आपका VV के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो इसमें जो रिड्यूस कर रहा है, जो इस एक्सेस के अबाउट आप निकाल के लाओगे, ये है आपका इसके अबाउट, दैट इज कॉल्ड MVV, ठीक है। मतलब आपका बेंडिंग मोमेंट अबाउट द VV एक्सेस, कुछ इस तरीके से सेक्शन आपका रोटेट कर जाएगा, और आपका UU जो एक्सेस है वो कुछ इस तरीके से आपका रोटेट करेगा। तो आपका यहाँ पे सैग रॉड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि हमको यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट रिड्यूस करना होता है अबाउट VV एक्सेस, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दीज रॉड्स रिड्यूसेस द बेंडिंग मोमेंट अबाउट MVV, दिस इज यूज्ड। देन एंड रिजल्ट इन, इससे फायदा क्या रहता है, एंड दिस इज द रिजल्ट इन, एंड रिजल्ट इन अ स्मॉलर पर्लिन सेक्शन। अब इसका देखो फायदा क्या हुआ, अगर आप सपोज दैट कि इसका यूज नहीं करते पर्लिन सेक्शन का, तो इससे क्या होता है, आपकी कॉस्ट बढ़ जाती। कैसे, अगर सपोज दैट कि आप इसको मान के चलते कि सपोज दैट इसको एक थिन सेक्शन में आप, बड़ा सेक्शन अगर आपने इसको सैग रॉड नहीं प्रोवाइड किया, इसके लिए क्या करता है आपको, अगर सैग रॉड प्रोवाइड नहीं करोगे तो ये सेक्शन इधर उधर जा सकता है। अब इसकी स्टेबिलिटी के लिए या तो आप सेक्शन को काफ़ी मजबूत बनाइए, अब मजबूत बनाने में पैसा लगेगा आपको, जब बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे आपका लगेगा तो पूरे स्ट्रक्चर की जो कॉस्ट होगी वो बढ़ के आ जाएगी, और पैसा हमारे पास नहीं होता है, इसीलिए हम लोग तो इसको प्रेफर करते हैं, तो बीच में क्या कर देते हैं, एक सैग रॉड को प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसका पर्पज ये हो गया कि जिससे हमारा बेंडिंग मोमेंट तो रिड्यूस हो गया, और बेंडिंग मोमेंट रिड्यूस होता है तभी हमारा पैसा भी क्या लगता है, कम लगता है। तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर दिए। तो स्मॉलर सेक्शन इससे क्या होता है, हमको जरूरत पड़ता है। चल इससे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डील करते हैं, दे कैन प्रोवाइड लैटरल सपोर्ट। दूसरा पॉइंट है, दे कैन प्रोवाइड lateral support, they can provide lateral support for this purlin, पर्लिन को एक लैटरल सपोर्ट देता है। लैटरल सपोर्ट का मतलब समझो, जैसे सपोज दैट कि ये ऐसे है आपका पर्लिन, जैसे यहाँ पे लगाएगा, मैं ऐसे रख देता हूँ इस तरीके से, और किसी वजह से विंड की एक्शन की वजह से इसकी लैटरल स्टेबिलिटी को ये मेंटेन करता है। लैटरल स्टेबिलिटी का मतलब ये है, ना इधर जा सके, ना इधर जा सके, ना इधर जा सके, ना इधर जा सके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लैटरल स्टेबिलिटी। तो उसको अपनी पोजीशन में बनाए रखता है ताकि पर्लिन इधर उधर ना भाग सके, ठीक है। गांव में देखा होगा आपने कि पर्लिन का यूज़ किया जाता है, जो टीन वगैरह बनाया जाता है गांव में, पाइप का यूज़ किया जाता था। तो गांव में भी देखा होगा कि सर्कुलर पाइप का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। जो नलों की पाइप निकल के आती है, जो नल ख़राब हो जाते हैं, सरकारी नल जो गांव में होते थे, उनकी जो पाइप निकल के आती थी, उन पाइप में ज़्यादातर लोग जोड़ करके टीन बना देते थे। टीन पे ऊपर रूफिंग मटेरियल वगैरह लगा के एक रूफ तैयार कर देते थे। तो वो सर्कुलर पाइप का यूज़ करते थे, तो वो फायदेमंद होता है, उसमें अनसिमेट्रिकल बेंडिंग नहीं होता है। लेकिन उनको क्या पता कि अनसिमेट्रिकल बेंडिंग क्या होता है, ठीक है। चल उसके बाद में डील करते हैं, दिस इज फॉर पर्लिन्स। नेक्स्ट पॉइंट है, टू कीप द पर्लिन इन प्रॉपर अलाइनमेंट। थर्ड पॉइंट है, टू कीप द
to keep the purlins in proper alignment मतलब प्रॉपर अलाइनमेंट का मतलब अपनी पोजीशन में मेंटेन रखना। अलाइनमेंट का मतलब होता है एक प्रॉपर एंगल पे उसको मेंटेन रखना, जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में उसको मेंटेन करना। अलाइनमेंट ड्यूरिंग इरेक्शन, बनते समय, जब ये बनाया जाता है ना तब कोशिश ये की जाती है कि इसको एक सही अलाइनमेंट में रखा जाए। ड्यूरिंग इरेक्शन अंटिल द roofing is installed and connected to the purlin कनेक्टेड टू द पर्लिन्स, ठीक है, कनेक्टेड टू द पर्लिन्स, ये बात यहाँ पे बता रहा है। चल अब इसका मतलब समझो। टू कीप द पर्लिन इन प्रॉपर अलाइनमेंट ड्यूरिंग द इरेक्शन, जब ये बनाया जाता है, इरेक्शन का मतलब है बनते समय, ड्यूरिंग द इरेक्शन अंटिल द रूफिंग मटेरियल इंस्टॉल, जब तक इसके बीच में जो रूफिंग मटेरियल हम लोग लगा रहे थे जब तक वो नहीं लग जाता तब तक इसको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है इंस्टॉल्ड, ठीक है, एंड कनेक्टेड टू द पर्लिन, तब तक हम लोग क्या करते हैं इसको प्रॉपर सैगरार्ड का इसलिए फायदा ये मिल जाता है कि ये अपनी पोजीशन से इधर उधर नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर इधर उधर गए तो फिर मटेरियल को फिल करने में दिक्कत आएगी और उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। अब इसका एक लास्ट पॉइंट मेंशन कर देते हैं, चौथा पॉइंट, इतने पॉइंट मेंशन कर दूंगा आपका ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं जाएगा। तो सैग रॉड्स आर फ्रिक्वेंटली sag rods are frequently used with eye and channel section, ज़्यादातर यूज किया जाता है आई एंड चैनल सेक्शन। पर्लिन्स ठीक है, but are rare in with angle section, but rare with एंगल पर्लिन, मतलब एंगल का ज़्यादा यूज नहीं किया जाता, उससे खतरा रहता है, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए कोशिश की जाती है कि या तो चैनल सेक्शन यूज करते हैं या तो आपका ये आई सेक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ों मैंने यहाँ पे बता दी, ये बस समझाना था इसलिए बनाया, नहीं तो ज़्यादातर आपको यहाँ पे मैं एक आई सेक्शन भी बना देता हूँ, तो आई सेक्शन यहाँ पे आप बना सकते हो, दिस इज कॉल्ड आई सेक्शन। कुछ इस तरीके से आपका आई सेक्शन यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है, ठीक है, दिस इज द आई सेक्शन। इस तरीके से आप यहाँ पे आई सेक्शन को यहाँ पे लगा सकते हो, ओके। तो ये है आपका आई सेक्शन, जिस पे आपकी कोई लोडिंग इस तरीके से आएगी तो किसी एंगल पे ज़्यादातर आती है, ठीक है, थीटा एंगल पी लोड आ गई, तो इस तरीके से आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके निकल के आ जाते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा सेक्शन हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, सारी चीज़ों को यहाँ पे डील करता हूँ। चलो आगे बढ़ें, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं, अब डील करेंगे हम लोग कुछ और मेंबर्स हैं। अब तो पर्लिन अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया, पर्लिन तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग डील करने वाले हैं, आपका जो अगला टॉपिक है वो है आपका जो भी अदर मेंबर इसके थे रूफ ट्रस के, उसको थोड़ा सा डील करते हैं। जैसे आपका गट था, प्रिंसिपल टाई था, वो सबके बारे में मैं लिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे प्रिंसिपल राफ्टर, प्रिंसिपल टाई, सबके बारे में यहाँ पे हम लोग डील करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं गर्ट के बारे में। तो क्या होता है, बस आपको मेहनत करनी है, आपको रिजल्ट लाना अच्छा है। मैं इसीलिए एक एक चीज़ आपको डील कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी चीज़ इधर उधर पढ़ना ना पड़े, सारा कंप्लीट स्टील आपको एक ही जगह मिल जाएगा। इसलिए इसको हमने क्या किया, जो भी पॉइंट मुझे लगता है कि डील करना चाहिए मैं वो मैक्सिमम डील कर रहा हूँ आपके लिए, कहीं पे कोई चीज़ मिस नहीं कर रहा हूँ, एक एक चीज़ आपके लिए यहाँ पे डील कर रहा हूँ, ठीक है।
ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट रहते हैं, अक्सर लोग इसको मिस कर देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो प्लीज़ आप इसको स्किप मत करिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जेईई लेवल पे यहाँ से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। और ऐसा नहीं कि ईएस वाले क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ईएस के एग्ज़ाम में भी यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईएस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, गर्ट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं। मैं डायग्राम फिर से बना दूंगा छोटा मोटा, ताकि आपको और थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, गर्ट क्या होता है। पहली बात तो मैं गर्ट के बारे में बता चुका हूं, लेकिन फर्दर मैं बता देता हूं। दिस इज गर्ट, ठीक। इसको पहले डिफिनेशन फॉर्म में लिख देता हूं, उसके बाद में आपको डायग्राम के फॉर्म में क्लियर कर देता हूं। इट इज अ हॉरिजॉन्टल बीम, it is a horizontal beam spanning the wall columns of industrial buildings, ठीक है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स used to support वॉल कवरिंग, वॉल को कवर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, जब ये वॉल को कवर कर रहा है, इसका मतलब कभी टॉप मोस्ट तो मेंबर हो ही नहीं सकता, ये हमेशा जो मेंबर होगा वो नीचे का ही मेंबर होगा। जैसे इसको एक छोटे से स्ट्रक्चर के माध्यम से अगर हम समझें तो कुछ इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो। सपोज दैट कि कुछ इस तरीके से मैं छोटा सा एक डायग्राम बना रहा हूँ, कुछ इस तरीके से ऐसे समझ लेते हैं, दिस इज द डायग्राम, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको मैं थोड़ा सा पीछे दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी थोड़ा सा आ जाए। एक साइड का ही दिखा रहा हूँ, तीनों साइड नहीं बना सकता, पॉसिबल नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अंदर की तरफ हम दिखा सकते हैं चीज़ों को, ऐसा नहीं है, इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो। चलो, ये है आपकी चीज़ें, ये है आपका रूफ ट्रस। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि मैंने जो बात किया, इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल बीम, तो इसका मतलब ये वर्टिकल तो हो नहीं सकता, तो हॉरिजॉन्टल बीम मैंने बना दिया। दिस इज द हॉरिजॉन्टल बीम, दिस इज द हॉरिजॉन्टल बीम, ठीक। स्पैनिंग द वॉल, ये है आपके पास इस वॉल, ये है आपके पास वॉल। सपोज दैट दिस इज द वॉल और दिस इज द वॉल है, ये वॉल हो गई आपकी, ठीक है। आप इंडस्ट्रियल बिल्डिंग यूज टू सपोर्ट वॉल कवरिंग, आप बताओ वॉल आपके पास या तो ये होगी या तो इसके पीछे साइड वाली होगी या आगे का भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर ओपनिंग नहीं होगा तो इसको भी कवर करोगे। तो ये जो आप कवर कर रहे हो हॉरिजॉन्टली, दिस इज कॉल्ड गर्ट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये सारे जो मेंबर आपको दिखाई पड़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड गर्ट। तो इस तरीके से जो पेरीफेरी पे रहेंगे उसे बोलते हैं गर्ट। तो डिफिनेशन कई फॉर्म में आ सकती है, वॉल कॉलम्स ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स यूज टू सपोर्ट वॉल कवरिंग, ये भी ऑप्शन में दे सकता है, या ये बोल देगा कि हॉरिजॉन्टल मेंबर दैट्स कवरिंग पेरीफेरी ऑफ द वॉल, पेरीफेरी भी बोल देगा। तो इसको भी क्या हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड गर्ट, दिस इज कॉल्ड गर्ट। तो ये चारों ओर आपका लगा होता है, दिस इज कॉल्ड गर्ट। तो पहली बात देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है, हॉरिजॉन्टल है और पेरीफेरी पे रहता है। कहाँ पे रहता है, पेरीफेरी पे, पेरीफेरल रहता है, पेरीफेरल कवर। तो इस तरीके से मटेरियल को कवर करता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट डील करने वाले हम लोग हैं, अगला हेडिंग है प्रिंसिपल राफ्टर। प्रिंसिपल राफ्टर के बारे में यहाँ पे डील करते हैं। अभी चलो एक डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि डायग्राम इसलिए जरूरी है, जितना डायग्राम बनाओगे उतनी आपकी क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी। इसके लिए हम एक डायग्राम सिंपल सा बनाते हैं। सपोज दैट ये है आपका डायग्राम, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, इस डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा तो बेटर समझ में आएगा, ठीक है। ये है आपका एक सिंपली सपोर्टेड सपोर्ट है, दिस इज सिंपली सपोर्टेड, ठीक है। चल अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग हैं प्रिंसिपल राफ्टर की। तो ये जो मेंबर होता है दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल राफ्टर, प्रिंसिपल राफ्टर, ठीक है। इसको भी बोल सकते हो, इसको भी प्रिंसिपल राफ्टर आप इसको बोल सकते हो। अब इसको डिफिनेशन फॉर्म में कैसे समझते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। अगर रूफ ट्रस है,
इस वाले मेंबर को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल टाई, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल टाई। टाई क्योंकि ये टेंशन में रहता है तो इसलिए बोलते हैं प्रिंसिपल टाई। ओके, ये जो आपके मेंबर्स अदर जो लगे हुए हैं इस तरीके से, इनको बोलते हैं स्ट्रट। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रट, स्ट्रट इसको बोलते हैं। ओके, अच्छा, ये रिज लाइन हो जाती है आपकी, तो ये तो आपको क्लियर ही है, बाकी कोई जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा चीज़ बता चुका हूँ। प्रिंसिपल राफ्टर इज द प्रिंसिपल राफ्टर, प्रिंसिपल राफ्टर, प्रिंसिपल राफ्टर is the top chord member, is the top chord member। ये क्या है माय डियर स्टूडेंट? देख सकते हो ये क्या कह रहा है कि इट इज द प्रिंसिपल राफ्टर इज द टॉप क्वाड मेंबर। तो एकदम सही है क्योंकि सबसे टॉप पे है इसलिए इसको बोलते हैं टॉप क्वाड मेंबर। तो टॉप क्वाड मेंबर दैट कैन बी मेंबर ऑफ द टॉप क्वाड ऑफ द मेंबर ट्रस। ये किसका है? दिस द प्रिंसिपल राफ्टर इज द टॉप क्वाड मेंबर ऑफ द ट्रस एंड इज सब्जेक्टेड टू subjected to compression force या compressive force, subjected to compressive force when the loads from ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोड फ्रॉम पर्लिन्स एंड ट्रांसफर्ड एट द नोड्स एंड ट्रांसफर्ड टू द नोड्स। अब ये कैसे समझना है इसको थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे फोकस करो। चल देखते हैं कैसे ये चीजें बदल रहे हैं। देखो यहाँ पे ये है प्रिंसिपल राफ्टर। प्रिंसिपल राफ्टर क्या करता है? लोड को नोड पे ट्रांसफर करता है। ये कहानी एक नहीं है, इसके पीछे सारी और कहानी है। कैसे और आता है, एक और आएगा, एक और आएगा, तो इस तरीके से इनको जोड़ सकते हो आप ऐसे करके, ठीक है। तो बहुत सारे डायग्राम रहते हैं। तो होता क्या है, सबसे पहली बात तो जब लोड आता है, पहली बात ये लोड के डायरेक्ट कांटेक्ट में देखो क्या होता है। चक्कर ये होता है, इसको कंप्रेशन क्यों बोलते हैं, इसका रीजन समझो। जैसे सपोज दैट कि अगर सबसे ऊपर वाला मेंबर रहता है, अगर कोई लोड ऊपर से आ रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें टेंशन आएगा, कंप्रेशन आएगा। जैसे मान लेते हैं कोई ट्रस असेंबली है, मान लेते हैं ऐसे करके समझने के लिए, तो जो ऊपर वाले मेंबर रहते हैं ना, जाहिर सी बात है, जैसे मान लेते हैं एक ट्रस है, इस तरीके से एक ट्रस है, दिस इज द सिंपली सपोर्टेड, दिस इज। तो अगर मान ले जॉइंट पे आपने लोड लगाया तो जाहिर सी बात है कि यहाँ वाला मेंबर कुछ ऐसे ही बकल करेगा, कुछ ऐसे ही बकल करेगा, कुछ ऐसे ही। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। लोड ऊपर हमेशा क्या आता है, टॉप पे ऐसा आता है कंप्रेसिव, ठीक। इस वजह डाउनवर्ड लगता है, तो डाउनवर्ड के चक्कर में ये जो मेंबर है ना कंप्रेशन में आ जाता है और नीचे वाले टेंशन में आ जाते हैं, इसीलिए इसको हमेशा बोलते हैं ये कंप्रेशन है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछ लेगा कि बताओ प्रिंसिपल राफ्टर कैसा है, कंप्रेशन रहता है या टेंशन रहता है। तो सबसे जो टॉप पे रहेंगे मैक्सिमम चांस रहता है कि आपका रहता है, अगर डेड लोड और लाइव लोड रहता है तो उसकी वजह से हमेशा वो कैसा रहेगा, कंप्रेशन रहेगा। कल को अगर कोई अर्थक्वेक लोड या विंड एक्शन आ गया तो वो चेंज भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस होता है। रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस का मतलब होता है जहां टेंशन होता है वहां कंप्रेशन, और जहां पे कंप्रेशन होता है वहां पे टेंशन। वो डिपेंड करता है विंड के डायरेक्शन पे और बहुत सारी चीज़ों पे। तो कल को तो ये एग्जाम में देखिए वैसे 100% मतलब 99% तो ये आपका कंप्रेशन मेंबर रहता है, लेकिन अगर वो बोल देता है इन केस ऑफ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस, तो ये प्रिंसिपल राफ्टर आपका क्या भी हो सकता है, टेंशन में भी काम कर सकता है। तो ये चीज़ मैं लिखा दूंगा लास्ट में आपके लिए, ठीक है। पहले यहाँ पे सारी चीज़ें डील करते हैं। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। दूसरी बात मैं क्या बताना चाह रहा था, ये सारा लोड जब इसके ऊपर आता है फ्रेंड, देखो इसका सारा लोड देखो, इसमें पर्लिन भी लगा रखा होता है, आपने ऐसे करके लगा रखा है। लोड आएगा, पर्लिन का लोड इस पे आएगा, इसका लोड इस पे आएगा, इसका लोड इस पे आएगा। ये क्या करता है, नोड को दे देता है। नोड के पास, नोड जो है जो रिज लाइन को ज्वाइन करता है, दिस इज कॉल्ड नोड। जो सारे नोड मिला के एक रिज लाइन बना देते हैं। तो ये सारा का सारा लोड कहाँ पे आ जाता है, इस पॉइंट्स पे आ जाता है। फिर उसके बाद इसमें ट्रांसफर हो जाता है, इसके बाद ट्रांसफर होकर ग्राउंड में चला जाता है। तो इस तरीके से पूरी कहानी यहाँ पे डील करना है। नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। चलो, इफ द राफ्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके मैं लिख रहा हूँ, नोट पॉइंट करके है। इफ राफ्टर इन इंटरमीडिएट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर लोग इसको पढ़ते नहीं है। इन इंटरमीडिएट पोजीशन
intermediate position subjected to bending moment, shear force प्लस एक्सियल फोर्स। शॉर्ट में लिखा हूं, आप समझ जाओगे आई होप। बी फॉर बेंडिंग मोमेंट, एस फॉर शेयर फोर्स, ए फॉर एक्सियल फोर्स। देखिए ये वाला जो अगर साइड में सबसे किनारे पे प्रिंसिपल राफ्टर रहेगा तो उसमें सिर्फ आपका कंप्रेशन ही आता है, लेकिन ये वाला मेंबर जब अंदर के बीच में रहेगा इंटरमीडिएट पोजीशन पे जब प्रिंसिपल राफ्टर रहता है तो उसमें बेंडिंग मोमेंट भी आता है, आपका शेयर फोर्स भी आता है और एक्सियल फोर्स भी निकल के आ जाता है। अब वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये मेंबर यहाँ पे रूफिंग मटेरियल आ जाता है और बीम आपकी कंटिन्यूअस होती है पर्लिन्स, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे फिक्सिटी बढ़ती जाती है। बीच में मटेरियल भरा होगा तो इस वजह से यहाँ पे फिक्सिटी बढ़ जाती है इन सब चीज़ों पे, तो इस वजह से बेंडिंग मोमेंट भी आ जाता है। क्योंकि बीच में देखिए यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं है लास्ट वाले में, इसके बाद मटेरियल शुरू हो जाता है, तो मटेरियल की वजह से चीज़ें क्या होंगी, बेंड होंगी कि नहीं होंगी। तो जब बेंड होंगी तो उसका असर इन पे भी दिखेगा, किस पे, इस वाले मेंबर पे भी दिखेगा। तो ये जो मटेरियल आपने भर रखा है ना, ये वाला जो मटेरियल आप भरोगे, इस मटेरियल के वेट के कारण, और वेट कहाँ जाएगा, पर्लिन पे जाएगा। पर्लिन क्या करेगा, इसको सैग कराएगा, इसको हॉक कराएगा, किसको, इस वाले मेंबर को। तो इस तरीके से चीज़ें हो सकती है। सपोज दैट कि ये मटेरियल है और ये मेरा मान लेते हैं ये प्रिंसिपल राफ्टर है, प्रिंसिपल राफ्टर है जो कि इंटरमीडिएट पोजीशन पे। जैसे ही लोड आएगा तो ये कुछ ऐसे ऐसे बेंड करना शुरू कर जाएगा, लेकिन यहाँ वाले पे मटेरियल है ही नहीं क्योंकि ये सबसे आखिरी का है, इसलिए इस पर हमेशा क्या आता है, कंप्रेशन आता है। तो ध्यान रहे एग्जाम में कैसे पूछा है, अगर वो कहेगा सबसे इंड वाला प्रिंसिपल राफ्टर है तो आपका सिर कंप्रेसिव आएगा, लेकिन इंटरमीडिएट है तो बेंडिंग मोमेंट भी आएगा, शेयर फोर्स भी आएगा और एक्सियल फोर्स भी आपका निकल के आता है। अगला पॉइंट हम डील करते हैं प्रिंसिपल टाई। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो फ्रेंड्स इसको फोकस करके रखना, कहीं ना कहीं आप परीक्षा देने जाओगे सब में मिलेगा आपको, इसलिए एक एक पॉइंट में डिस्कस कर देता हूं ताकि आपको कहीं से दिक्कत ना आए। तो द लोअर कॉर्ड, अब ये कॉर्ड क्यों बोलते हैं, कॉर्ड तो जानते हो सर्किल में कॉर्ड होती थी, कॉर्ड सर्किल में पढ़ा होगा ना, ये होती है सर्किल में कॉर्ड होती थी, वही ये भी कॉर्ड एक तरीके की क्या है, कॉर्ड है। चलो, इट इज द लोअर कॉर्ड, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल टाई। लोअर कॉर्ड ऑफ द ट्रस, डायग्राम में आप देख सकते हो इसको मेंशन किया गया है, ऑफ द ट्रस इज नोन एज प्रिंसिपल टाई एंड कैरीज टेंशन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, बहुत अच्छे से देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी तक जैसे लोड जो भी आता है जॉइंट पे आता है, यहाँ आएगा पर्लिन की वजह, तो जो भी चीज़ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है, जैसे इस चीज़ का डायरेक्ट कांटेक्ट अगर मैं कराऊंगा तो इसमें कंप्रेशन आएगा, लेकिन दूसरे साइड उसका टेंशन आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होती है। इसको प्रिंसिपल टाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मुख्य है, क्योंकि बहुत बड़ा इसका लेंथ है, कनेक्शन है और सीधे कनेक्ट किया गया है सपोर्ट के थ्रू, इसलिए इसको बोलते हैं प्रिंसिपल टाई। टाई इसलिए क्योंकि इसको टाई का मतलब होता है बांधना, और टाई का मतलब यहाँ पे टेंशन मेंबर से भी होता है, तो दोनों को बांध के रखता है, इसलिए इसको टाई बोलते हैं। और इसमें टेंशन आता है इसलिए भी इसको टाई बोलते हैं। तो प्रिंसिपल टाई में क्या आता है, टेंशन आता है, तो क्या आता है, टेंशन। तो ये इंपॉर्टेंट। तो प्रिंसिपल राफ्टर जो होता है वो कंप्रेशन में आता है और प्रिंसिपल टाई क्या रहता है, टेंशन में रहता है। जो चीज़ नीचे रहेगी वो टेंशन में, ऊपर रहेगी तो कंप्रेशन में, तो इसलिए आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टेंशन। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, कैरीज टेंशन। नेक्स्ट पॉइंट में डील कर देता हूँ, ये तो मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, ये इसका थर्ड था, एक फोर्थ डील कर देते हैं। फोर्थ है स्ट्रट, पढ़ा चुका हूँ लेकिन फिर भी लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, वो एक ही लाइन बोलेगा कि लोअर कॉर्ड ऑफ द ट्रस इज नोन है, 4 ऑप्शन बना देगा, प्रिंसिपल टेंशन, प्रिंसिपल टाई एंड टेंशन कर देगा, राफ्टर कर देगा, गर्ट कर देगा और स्ट्रट कर देगा। बस आपको समझना होगा, डायग्राम अपने दिमाग में सिर्फ डायग्राम रखो। एक काम करना, जैसे ही लेक्चर खत्म हो उसके बाद में एक काम करना, खुद से एक डायग्राम ड्रा करना अच्छा सा, जो मैंने सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने बनाया था। उस डायग्राम में अपने बिना देख के खुद से मेंशन करना कि पर्लिन कहाँ पे है, खुद से प्रिंसिपल राफ्टर कहाँ पे ब्रेशिंग किया था, कहाँ पे रिज लाइन होती है, उस चीज़ को खुद अगर ड्रा कर लोगे तो फिर एक बार पिक्चर दिमाग में आ जाएगी, फिर आप क्वेश्चन एग्जाम में निकालोगे। तो प्लीज़ उसको खुद से ट्राई करिएगा तो बेटर आपके लिए होगा, ओके। चलो, स्ट्रट क्या है, स्ट्रट आर द मेंबर, लिखा चुका हूँ लेकिन फर्दर यहाँ पे आ गया तो मैं लिखा देता हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत ना हो। ऑफ द ट्रस
ऑफ द ट्रस विच आर अंडर compression while those बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, those bearing tension are called as ties. ज़्यादातर देखिए क्या है, जहाँ पे मैं लिखा हूँ डायग्राम से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखो कि ये जो मेंबर है, ये जो इंक्लाइंड मेंबर है, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रट। इसमें हमेशा कंप्रेशन ही रहता है ज़्यादातर केसेस में, लेकिन वाइल दोज बियरिंग्स, अगर मान ले कई बार क्या होता है कि बेयरिंग या रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस की वजह से इसमें कई बार टेंशन भी आ जाता है, तो इसको टाई भी बोल सकते हैं। तो कई बार इसको टाई भी बोलेंगे, तो वो कब बोलेंगे उसको हम देखते हैं, जब रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस रहता है तब इसको हम बोल पाते हैं, टाई बोलते हैं। तो ये कहानी आपकी यहाँ तक आज खत्म की। अब आगे हम डील करेंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे चीज़ों को पढ़ाता हूँ। पहले आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अच्छा होता आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे चीज़ों को डील करता हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें और डील करनी है ट्रस्ट के बारे में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले आप इसको डील कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें डील करते हैं। पहले इसको रफ कर देते हैं। सारी चीज़ तो मैंने बता दी, आपको क्लियर भी हो गई होगी। अब आपको मैंने जो बताया वही करना है। क्या? एक बार खुद से डायग्राम ड्रा करो रफली, फिर देखना आपको कभी भूलोगे नहीं। ऐसे ही पढ़ा जाता है कि जो भी चीज़ पढ़ो उसको लिख के एक बार खुद से देख लिया करो, तो बेटर रहता है। तो इसको देखो, सबसे अच्छा है, इसको जितना थ्योरेटिकल पढ़ोगे उतना कम याद होगा, जितना डायग्राम से पढ़ोगे उतना ज़्यादा याद होगा। तो कोशिश करो कि डायग्राम से ही इसको पढ़ो। चलो अब हम लोग बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में, डील करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, एक एक पॉइंट डील करेंगे। लगभग स्टील का ये मतलब आखिरी चैप्टर चल रहा है। हालांकि अभी प्लास्टिक पढ़ाना है, वो स्टील का एक्चुअली पार्ट नहीं है, स्ट्रक्चर का है, लेकिन फिर भी उसको डील कर देंगे साथ में ही, ताकि स्टील अपना कंप्लीट हो जाए जल्दी से जल्दी। कहीं पे भी मैंने कोशिश किया है कि जल्दबाजी ना की जाए और जो भी चीज़ें हों वो आपको प्रॉपर मिले, ठीक है। मतलब ये नहीं कि कहीं पे अगर आपको शुरुआत के चैप्टर, कई जगह ऐसा होता है शुरुआत में लोग कनेक्शन अच्छा पढ़ा देते हैं, शुरुआत में वेल्ड कनेक्शन अच्छा पढ़ा देते हैं या रिविट बोल्ट अच्छा पढ़ा दिए, और उसके बाद में आकर के लास्ट के टॉपिक को थोड़ा सा वो लोग जल्दबाजी से पढ़ा देते हैं। लेकिन मैंने कोशिश ये किया है कि इसको जल्दबाजी से ना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको स्किप करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मैंने देखा पूछे गए हैं, चाहे स्टेट लेवल हो एग्ज़ाम, चाहे कहीं पे भी हो, तो वो इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हमारे लिए हो जाता है, इसलिए हमने उसको अच्छे से यहाँ पे डील किया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका रिलेटेड विद द ट्रस्ट से ही है, तो ट्रस्ट के बारे में यहाँ पे डील करेंगे। चलो आगे डील करते हैं। यहाँ पे एक और डिफिनीशन आती है, उसका नाम है दिस इज कॉल्ड स्लिंग, इसको डील करते हैं। चलो नेक्स्ट है स्लिंग मेंबर। अब ये सब नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, जब तक देखे नहीं होगे तब तक आपको दिक्कत रहेगी। दिस इज स्लिंग मेंबर। इसको क्या है, ये द टू मेन मेंबर। देखो जब तक इसको मैं लिखाऊंगा उसके साथ में आपको डायग्राम में भी मेंशन करूंगा, और सारी चीज़ें एक ही डायग्राम में मेंशन कर दूंगा तब भी नहीं समझ पाओगे, इसलिए सेपरेट मैं क्या कर रहा हूँ कि सबको एक एक करके समझा रहा हूँ। द टू मेन इंक्लाइंड मेंबर, द टू मेन इंक्लाइंड मेंबर कैरिंग टेंशन इनमें टेंशन आता है, आर कॉल्ड स्लिंग मेंबर। अब देखो स्लिंग मेंबर होता क्या, इसको डायग्राम से समझते हैं। सपोज दैट कि आपके पास ये मान लेते हैं, यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाए। ये है कुछ इस तरीके से डायग्राम, ठीक है। थोड़ा सा इधर ज़्यादा कर दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है,
थोड़ा सा आप इसको भी बढ़ा लीजिए थोड़ा सा आगे की तरफ, ये इस तरीके से डायग्राम है। ये जो मेंबर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो दो इंक्लाइंड मेंबर मैं लेके आया, ये जो इंक्लाइंड मेंबर है इनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग, क्या बोला, स्लिंग मेंबर। तो दिस इज कॉल्ड, ये हो गया, दिस इज द सिंपली सपोर्टेड, इसको मैंने बोला यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड, ठीक है। चलो इसमें और भी कुछ मेंबर हैं जिनको मैं जोड़ देता हूँ। दिस इज द मेंबर, दिस इज द मेंबर, ठीक है। उसके अलावा कुछ और मेंबर इसमें ऐड कर लेते हैं। दिस इज द मेंबर, दिस इज द मेंबर, ठीक है। और कुछ मेंबर्स हैं जिनको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। दिस इज द मेंबर, चलो ये तो आपने इसको ऐड करा दिया। उसके बाद में ये मेंबर आपका यहाँ पे कनेक्ट हुआ इस तरीके से, ऐसे कनेक्ट है सारी कहानी, ठीक है। चलो इनको हम लोग बोलते हैं टाई। ये जो मेंबर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड टाई, इसको हम लोग बोलते हैं टाई, क्योंकि टेंशन आता है इसलिए इसको टाई बोलते हैं। और हमारे जो मेंबर हैं जिनकी हम बात करना चाह रहे थे, दिस इज द मेंबर, इसको हम बोलते हैं स्लिंग मेंबर। अब देख सकते हो दोनों मेंबर क्या है, इंक्लाइंड है किसी एंगल पे, तो इस तरीके से आप देख सकते हो थीटा थीटा, ठीक है। चलो ये कहानी हो गई। और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल राफ्टर, बार बार लिखते रहेंगे याद हो जाएगा, प्रिंसिपल राफ्टर, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल राफ्टर, इसको नीचे वाले को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल टाई, बार बार लिखते रहो इससे याद ही हो जाएगा हमको, प्रिंसिपल टाई। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रट, इसको बोलते हैं स्ट्रट, इसको बोलते हैं रिज, ये पॉइंट जो टॉप मोस्ट होता है रिज बोलते हैं, ठीक है। तो सारी कहानी मैंने यहाँ पे बता दी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो स्लिंग क्या होता है ये भी समझा दिया। दो इंक्लाइंड मेंबर्स होते हैं जिनमें हमेशा क्या आता है, टेंशन आता है। इसमें क्या आता है, टेंशन मेंबर होते हैं, टेंशन मेंबर, तो इनको बोलते हैं स्लिंग। याद करना आसान है, स्लिंग, स्लिंग का मतलब देखो इंग, इंग निकल रहा है, इंग का मतलब होता है एंगल, समझ लेना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। याद करने का तरीका कैसे, इंग, इंग का मतलब एंगल, बस इतना याद रखोगे आपको एग्जाम में क्वेश्चन निकल, ठीक है। तो स्लिंग का मतलब हमने समझ लिया एंगल होता है, क्या होता है, एंगल। तो इस तरीके से आप चीज़ों को यहाँ पे याद कर सकते हो, ओके। नोट करके एक पॉइंट मेंशन करता हूँ, जितना कुछ अभी तक समझा है उसमें एक पॉइंट मेंशन करता हूँ। उसका पॉइंट का मतलब क्या है, जनरली डेड लोड के कारण उनका बिहेवियर वैसा ही रहेगा जैसे मैंने अभी तक बताया। इसका मतलब समझना, उनके खुद का वेट के कारण जैसा इनका बिहेवियर था, जैसे स्लिंग मेंबर का बिहेवियर टेंशन था तो वैसा ही रहेगा टेंशन की तरफ। प्रिंसिपल राफ्टर कंप्रेशन था, कंप्रेशन मेंबर की तरह ही बिहेव करेगा जब तक डेड लोड रहेगा। लेकिन कल को उसके ऊपर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस या रिवर्सल लोड आ जाए, उसकी वजह से उसका नेचर चेंज हो सकता है। जहाँ कंप्रेशन होगा वहाँ टेंशन आएगा, जहाँ टेंशन होगा वहाँ पे कंप्रेशन। अब ऐसा कब होता है, जब कोई अर्थक्वेक आता है, जब कोई तूफान आता है, जब कभी सुनामी आता है, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है। तो उस पॉइंट को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ऑल द मेंबर डिफाइंड अबव, जितना मैंने अभी तक डिफाइन किया, ऑल द मेंबर डिफाइंड अबव में डेवलप फोर्सेस अपोजिट in nature, opposite in nature कब हो सकता है, than those due to gravity, ग्रेविटी मतलब सेल्फ लोड की बात कर रहे हैं, ग्रेविटी, लोड्स बिकॉज ऐसा क्यों हो सकता है, अपोजिट नेचर में इसलिए हो सकते हैं बिकॉज ऑफ विंड, यहाँ पे विंड के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, राइज करना पड़ता है, तो यहाँ पे विंड एक्शन काम करता है। अक्सर देखा होगा गांव में कि आंधी तूफान आते समय अक्सर लोगों की टीन घर की उड़ जाती है, ठीक है। तो ये रीज़न होता है। तो विंड एक्शन में एक्चुअली क्या होता है, जब आपने डिज़ाइन किया कंप्रेशन के लिए, आ गया टेंशन तो उड़ तो जाना है। चलो उसके बाद में बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ ट्रस, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं। पहले आप इसको नोट कर ले, फिर मैं एक तरफ से सारी चीज़ों को यहाँ पे डील करता हूँ, ठीक है। सारी चीज़ों को एक साथ यहाँ पे मैं डील करूँगा ताकि सारी चीज़ें यहाँ पे एक साथ आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे बात करने वाले हैं, यहाँ पे सारी चीज़ों को डील करते हुए थोड़ा सा ट्रस्ट के बारे में बता देते हैं, फिर ट्रस्ट की अगली क्लास में पूरी डिटेल में डील करेंगे।
कुछ बातें यहाँ पे डील कर लेते हैं, उसके बाद में जो बचा लेक्चर होगा उस ट्रस्ट को पूरा अगले लेक्चर में कंप्लीट करूँगा, क्योंकि एक साथ बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा तो आपको बोरिंग लग सकता है। इसलिए कोशिश ये करेंगे कि इस लेक्चर को आपको 10-5 मिनट और चीज़ें डील कर दें, फिर ताकि इसका जो बचा रिमेनिंग पार्ट होगा वो अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट आपका आता है सिलेक्शन ऑफ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। अगला टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ ट्रस्ट, सिलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ ट्रस्ट, कैसे ट्रस्ट की जरूरत है, टाइप ऑफ ट्रस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ ट्रस्ट। तो कैसे हम सिलेक्शन करेंगे वो इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ट्रस्ट लगाना है, कौन सा ट्रस्ट हमारे लिए ज़रूरी है, कौन सा हमारा देखने में अच्छा लगता है, कहाँ पे कैसी स्पेसिंग है, उस पर ये डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा ट्रस्ट यूज़ करें। तो यहाँ पे है द सिलेक्शन ऑफ द ट्रस्ट, टाइप ऑफ ट्रस्ट, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन फैंसी, फैंसी मतलब देखने में कैसा लगता है, फैंसी ऑफ आर्किटेक्ट, दिस इज द आर्किटेक्ट एंड अपॉन द डिमांड ऑफ पार्टिकुलर बिल्डिंग्स का मतलब जिस बिल्डिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हम लोग इसको क्लासीफाई करेंगे। फॉर विच इट इज़ इंटेंडेड, जिसके लिए ज़रूरत हो, इट इज़ इंटेंडेड, जिसके लिए हमको इसकी ज़रूरत होगी उस ट्रस्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब जिस ट्रस्ट की जैसे हमारे पास जगह हो, हमें फैंसी चाहिए, स्पेसिंग ज़्यादा चाहिए, देखने में अच्छा चाहिए, उस हिसाब से हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं अपने ट्रस्ट को। ठीक है, चल अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये हो जाता है थिंक ट्रस्ट, ये नाम है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। थिंक प्रैट एंड हाउ ट्रस्ट, ये नाम है ट्रस्ट के, इनके बारे में डायग्राम से बताता हूँ। एंड वारंट ट्रस्ट, अक्सर एग्जाम में कई बार पूछा भी है कि किस टाइप का ट्रस्ट कहाँ यूज़ करते हो। वारंट ट्रस्ट आर प्रोवाइडेड फॉर लार्ज, ध्यान रखिएगा एग्जाम में ऐसे मिल जाएगा, लार्ज मीडियम एंड स्मॉल पिच रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ जितने टाइप के मैंने यहाँ पे नाम दिए, फिंक हो, चाहे हो ट्रस्ट हो, चाहे आपका वारन ट्रस्ट हो या प्रैट ट्रस्ट हो, इन सब ट्रस्ट कहाँ पे यूज करते हैं, प्रोवाइडेड फॉर लार्ज मीडियम एंड स्मॉल पिच रिस्पेक्टिवली। अब ये पिच क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, पिच को भी डिफाइन करेंगे। पिच एक्चुअली होता क्या है, पिच एक्चुअली कुछ भी नहीं होता है, उसका एंगल होता है। जो भी ट्रस्ट बनाया जाता है इसका मेन मेंबर का जो एंगल होता है दिस इज कॉल्ड पिच, उस पर ये लोग डिपेंड करते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चल उसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इसका है डेप्थ कितना लेते हैं इनके लिए। लगभग डेप्थ जो इनकी ट्रस्ट की, डेप्थ का मतलब ये होता है कि ये ट्रस्ट अगर आपने बनाया तो इसकी डेप्थ होती है, दिस इज कॉल्ड एच, इसको बोलते हैं डेप्थ। तो ये जो डेप्थ है दिस इज कॉल्ड डेप्थ एच, इसको हम लोग रखते हैं लगभग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जेई लेवल पे पूछ लेता है, स्पैन डिवाइड बाई 5 टू लगभग अप्रॉक्सीमेट स्पैन डिवाइड बाई 6 के बीच में रखा जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें एक खास बात और है कि अगर हम डेप्थ बहुत डिक्रीज करेंगे, खास बात यह है कि अगर इफ डेप्थ जिसको मैं बोल रहा हूँ डेप्थ ब्रैकेट में एच, अगर मैं डिक्रीज करूँगा, डिक्रीज इसका नुकसान क्या होता है, अगर मैं इनके बीच में डेप्थ डिक्रीज कर दूं तो ये ट्रस्ट थोड़ा नीचे हो जाएगा। देखो ये हाइट इतनी है, इसको अगर मैं नीचे लेके आया तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जब हाइट रिड्यूस होगी तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है, जो इसमें मेंबर लगे हुए हैं, जैसे ये मेंबर है, ये मेंबर है, ये मेंबर है, और इसमें क्या हो जाएगा, फोर्सेस ज़्यादा आ जाएंगे। तो इफ़ द डेप्थ ऑफ एच डिक्रीजेस देन फोर्सेस इन मेंबर इंक्रीजेस, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इंक्रीजेस। तो इससे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अक्सर जाहिर सी बात है कि कभी प्रैक्टिकली भी पॉसिबल आप देख सकते हो कि जैसे मेरे ऊपर अगर कोई वेट आ जाए तो हमारे मसल्स में वो लोड क्या हो जाता है, स्ट्रेस ज़्यादा जनरेट हो जाएगा। तो इस वजह से ट्रस में भी ऐसा चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ ट्रस है उनका मैं क्या कहते हैं डायग्राम बना देता हूँ, ताकि आपको ये जो लिखा फिंक ट्रस, प्रैट ट्रस, हो ट्रस, इन सब के बारे में एक बार डायग्राम से बता देता हूँ। आपको ये तो पता चल गया कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है। अब मैं इसको डायग्राम से थोड़ा बता दूंगा तो देखने में आपको कम से कम पता चल जाए कि ये देखने में कैसे लगते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार डायग्राम से इनके बारे में बता देता हूँ, तब आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, चल इसको डायग्राम से देख लेते हैं कि इनका कैसा डायग्राम देखने में लगता है, कैसे हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ कर पाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चारों डायग्राम मैं बना दूंगा क्योंकि ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं और इनका ही प्रैक्टिकल यूज होता है। होते तो और हैं, बहुत टाइप के होते हैं, कंपाउंड होता है, स्पेस होता है, वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये पता हो जाए कि ये पर्टिकुलर नाम साइंटिस्ट के हैं, विदेश के, मतलब ज़्यादातर ये जो नाम दिए गए हैं ये विदेशी नाम है, फॉरेन के नाम है। और ये फॉरेन के नाम से कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि बताओ कि प्रैट ट्रस की क्या प्रॉपर्टी होती है। अब आपको यही नहीं पता कि ये प्रैट ट्रस होता क्या है, देखने में कैसा लगता है, तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाता है। इसलिए थोड़ा सा ये पता हो जाए कि ट्रस कितने टाइप का होता है। बाकी स्ट्रक्चर में इसको डील करेंगे बस सारी चीज़ों को। अभी तो इसको इसमें ही डील कर लेते हैं, पहले तो कम से कम ये डील कर लेते हैं। पहले तो ट्रस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग डिटेल में डील करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए मतलब थोड़ा सा और चीज़ें बात कर लेते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम लोग सीधे इसके पूरी डिज़ाइनिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊँगा। एक तो डायग्राम आपका आता है, प्रैट ट्रस का नाम आता है। दिस इज फर्स्ट प्रैट ट्रस, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। वो देखने में कुछ ऐसा लगेगा, सपोज दैट दिस इज द ट्रस, कुछ इस तरीके से डायग्राम मैंने बनाया। ये है आपका सिंपली सपोर्टेड ही रखा जाता ट्रस है। अब स्ट्रक्चर डील नहीं किया था तो इसलिए सारी चीज़ें नहीं बता सकता यहाँ पे कि क्या मतलब होता है इसका। चलो कुछ इस तरीके का रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं एच, जिसकी मैं बात कर रहा था ट्रस की डेप्थ बोलते हैं इसको, एच होता है। ठीक है, एच, और इसकी जो स्पैन है वो एल, ट्रस की क्या है स्पैन। ठीक है, वो कुछ इस तरीके देखने में लगेगा आपको, ये इस तरीके से सारी चीज़ें आपकी बन जाती हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप कनेक्ट कराओगे, इसको यहाँ पे कनेक्ट करा दोगे और इसको आप यहाँ पे कनेक्ट करा दोगे और नेक्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे। तो कुछ देखने में ऐसा आपका लगेगा प्रैट ट्रस। ठीक है, इसको एम भी बोलते हैं ज़्यादातर, क्या बोलते हैं एम साइड का, देख सकते हो क्योंकि एम का शेप बन गया तो प्रैट, और शायद आर एम ट्रस भी बोलते हैं इसको। तो आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि प्रैट ट्रस का दूसरा नाम क्या होता है, एम, क्योंकि एम जैसा शेप बनता है तो इसको एम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका नाम याद रख सकते हो। दूसरा आपका आता है फिंक ट्रस। फिंक नाम से पढ़ा है इसका, फिंक ट्रस, वो देखने में कुछ इस तरीके से लगता है। ठीक है, दिस इज द फिंक ट्रस। तो इस तरीके से आप चीज़ों को, इस तरीके से आप चीज़ों को, या थोड़ा सा लेंथी ज़्यादा हो गया यहाँ पे, एक काम करते हैं थोड़ा सा इसको भी इस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ों को बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिमेट्रिकल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस समझना है हमको। तो ये है आपका सिंपली सपोर्टेड एंड्स, दिस इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड। अब इसमें आपको जो मेंशन करना है, ये तो आपका ये कौन सा मेंबर होगा, स्लिंग मेंबर होगा, जो पहले से बताता आ रहा हूँ। अब इसलिए आपको जहाँ भी डायग्राम बनाऊंगा सारी चीज़ें रिकॉल कराऊंगा। तो दिस इज कॉल्ड स्लिंग मेंबर, और इसका कनेक्शन इधर करने, इसका कनेक्शन इधर कर दीजिए। अब आपको स्टड भी पता हो गया होगा चीज़ें क्या है, स्टड कैसे बनता है। तो इस तरीके से आप इसको कनेक्ट करा सकते हो और उसके बाद में आप इसको जोड़ सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलो उसके बाद में आप इसको जैसे जोड़ दीजिए, ये है आपका। ठीक है, उसके बाद में आप चीज़ों को कुछ इस तरीके से। तो दिस इज टाइप ऑफ कॉल्ड फिंक ट्रस, इसको क्या बोलते हैं, फिंक ट्रस। तो इसका नाम पड़ गया फिंक। तो देखो एम जैसा तो नहीं दिखाई पड़ रहा, इसलिए पर्टिकुलर नाम इसमें आपका यूज नहीं किया गया। अब आपको मेंबर तो पता है, बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसको लिखूंगा क्योंकि ये अभी याद नहीं हुआ है मेरे को। स्लिंग मेंबर, इसको क्या बोलोगे, स्लिंग मेंबर। चलो ये हो गया स्लिंग मेंबर। बाकी प्रिंसिपल टाई, प्रिंसिपल राफ्टर फिर लिख देता हूँ एक बार। चलो
प्रिंसिपल आप लिखते रहोगे, इससे आपका फायदा रहेगा। प्रिंसिपल टाई, प्रिंसिपल राफ्टर, प्रिंसिपल राफ्टर, दिस इज कॉल्ड रिज, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखते रहो। दिस इज कॉल्ड स्ट्रट, ये सारी चीज़ें आप लिखते रहो ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है तीसरा आता है आपका होट्रस, ठीक है। बस आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ये बन जाएगा कि ट्रस में कौन सा कहाँ पे यूज होता है, ये बन जाएगा। तो मैंने आपको सारा पॉइंट पहले ही मेंशन कर दिया कि कहीं पे मीडियम हाइट है, क्या है, लार्ज है, उस समय इसका यूज़ किया जाता है। रेलवे ब्रिजेस में आप देख सकते हो इन टाइप के ट्रसेस का यूज़ किया जाता है। इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हो। ये है आपका सिंपली सपोर्टेड इंट और ये है आपका रोलर सपोर्ट, ठीक। चल अब देखो इसको क्या करना है, यहाँ पे जो कनेक्शन करना है आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें बताई गई हैं। ये आप यहाँ कनेक्ट करा दीजिए, इसको यहाँ कनेक्ट करा दीजिए और इसको आप यहाँ पे कनेक्ट करा दीजिए। तो इस तरीके का जो दिखाई पड़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं होट्रस। तो इसका भी यूज़ आपको समझ में आ गया कि होट्रस का यूज़ कहाँ करते हैं। सारे का लगभग पर्पज एक ही होता है। अब ये डिपेंड करेगा कि स्पेसिंग आपको कहाँ पे कैसी चाहिए, उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे स्पेसिंग थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगी, यहाँ पे उतना स्पेसिंग आपको नहीं मिलेगी। तो डायग्राम देख के भी पहचान सकते हो कि किसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है। अच्छा, उसके बाद में अगर हम बात करें जैसे रेलवे ब्रिजेज है उसके बारे में यूज़ करते हैं, तो उसको देखते हैं। एक है वारेन ट्रस, लास्ट आपका आता है चौथा, दिस इज वारेन ट्रस। कम से कम नाम ही पता होगा, नहीं तो नाम में पूछ लेगा बताइए कौन सा इसमें से टाइप का ट्रस है कि नहीं है। तो ये है आपका वारेन ट्रस, ये है आपका दिस इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड, दिस इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड। और आप इसको अगर हम यहाँ जोड़ देते हैं, दिस इज दिस, और इसको आप ऐसे कनेक्ट करा देते हो, ठीक है। तो इसमें जो कनेक्शन आपका बन के आ रहा है वो कुछ इस तरीके से बन के आएगा, दिस इज द वारेन ट्रस। तो इसको आप बोल पाओगे दिस इज कॉल्ड वारेन ट्रस, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड वारेन ट्रस, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो इतने टाइप के आपके ट्रस होते हैं जिसको मैंने बताया, वो वही पॉइंट मैंने डिस्कस किया है जो मैंने लिखाया था कि इसका फिंक ट्रस, इसका ये यूज़ जो करते हैं प्रोवाइडेड फॉर लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल पिच रिस्पेक्टिवली। तो ये पिच देखो कैसे फ़र्क पड़ता है। इनका पिच का मतलब मैं बता देता हूँ, बाकी अभी तो एक्सप्लेन नहीं किया हूँ। थीटा, दिस इज कॉल्ड पिच, कैसे निकालोगे, और इसकी हाइट मैं मेंशन कर देता हूँ। तो ये सबके लिए यूज हो जाते हैं, मतलब जो ये ट्रस यूज हुए हैं ना, इनके डिपेंड करेगा कि कैसी पिच के लिए आपको चाहिए। तो ये चीज़ डिपेंड करेगी फ्रेंड्स पिच के लिए। तो दिस इज फॉर एच, दिस इज स्पैन एल। तो आप देख सकते हो कि इसका एंगल पे सीधे कहानी पूरी क्या हो रही है, डिपेंड हो रही है। दिस इज द एल, दिस इज आल्सो एल स्पैन, और ये हो जाएगा एच आपका हाइट, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे भी स्पैन आप लिख सकते हो एल, इसको बोलते हैं स्पैन ऑफ ट्रस। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आप यहाँ पे डील कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो और सारी चीज़ें रहेंगी वो हम अगले लेक्चर में लगभग डील करेंगे, क्योंकि सारी मैक्सिमम चीज़ें हमने यहाँ पे आपको कवर कर दी, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट है इससे रिलेटेड उसको हम लोग डील करेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि देखिए इसमें अगर हम लिखेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पूरी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, ठीक है। और लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड बातें और करेंगे जो कि हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।